जंगल के पास बसा था बड़ा ही शांत गांव हाजीपुर। इस गांव का नाम हाजीपुर क्यों था, ये तो आप आगे कहानी में देखेंगे। मुनीम का 12 साल का बेटा बंटी गांव के बड़े पेड़ के नीचे खेल रहा था कि तभी उसे पेड़ पर चढ़ने की सोचती है और वो बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ जाता है। अचानक उसे जंगल में कोई हलचल नजर आती है। वहाँ फिर से कुछ अजीब हो रहा है, सब लोग अंदर चलो, अंदर चलो। बंटी की पुकार सुनते ही जोर से हलचल होने लगती है और सब लोग अपने अपने घरों में जाकर दरवाजा लगा लेते हैं। लोगों के चेहरे पर घबराहट थी। माँ अपने बच्चों को सीने से लगा रही थी। आखिर ऐसा क्या देखा उन्होंने जंगल में जो सबके यूं पसीने छूट रहे थे। माँ, हम ऐसे क्यों छिप जाते हैं? क्योंकि वो लौट आई है। कौन लौट आई है? काली नागिन लौट आई है। यूं बात। काली नागिन? दादी दादी, ये काली नागिन कौन है? मुझे भी देखना है काली नागिन को। नहीं, उसकी परछाई से भी दूर रहना है। उसकी परछाई हम इंसानों के लिए श्राप है, श्राप। हाजीपुर गांव के लोगों का पुराना श्राप लौट आया है। काली नागिन लौट आई है। क्या मैं उसकी पूंछ से खेल सकता हूँ बाबा? बोलो ना दादी। नहीं, खबरदार, वो जब भी आए तो किसी भी तरह का शोर नहीं करना होता। एक कदम भर शोर भी नहीं, ताकि उसे लगे कि यहाँ गांव में कोई नहीं रहता, वरना हम सब उसके शिकार बन जाएंगे। नागिन की निगाहें पूरे गांव के हर घर पर जा रही थी। सब जगह घनघोर अंधेरा था, कोई चहल पहल नहीं, कुछ नहीं। ये देख वो बेचैन हो उठती है और इधर उधर चक्कर लगाने लगती है, मगर वहाँ हर घर के बाहर दूध का बर्तन रखा हुआ था। तो तुम सब जान गए हो कि काली नागिन लौट आई है? हाजीपुर वालों, कहाँ छिपे हो सबके सब? मुझे तुम सब नहीं, बल्कि मेरा आज का शिकार चाहिए। जानते हो मुझे क्या चाहिए? जानते हो ना? नागिन की कहर भरी आवाज सुनकर सब माएं अपने बच्चों को सीने से लगा लेती हैं, पर कोई भी शोर नहीं करता है। बाहर खड़ी नागिन ये देख पगला उठती है। वो बेचैन सी इधर उधर घूम रही थी, लेकिन कोई भी नजर नहीं आता है। ये देख नागिन क्रोध में आकर अपनी पूंछ पेड़ पर पटकने लगती है, जोर जोर से पटकने लगती है और बंटी चीख के साथ पेड़ से उल्टा लटक जाता है। दरअसल लोगों को चेतावनी देते देते बंटी खुद तो घर के भीतर जा ही नहीं पाया था और वो नागिन के वार के कारण वहीं पेड़ से उल्टा लटक गया। तो कोई तो यहाँ छिपा है। बंटी की पकड़ छूट रही थी और वो चीख पुकार रहा था। कोई बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। माँ, बाबा, कोई तो बचाओ। बंटी की माँ निर्मला बेचैन होकर घबराकर दरवाजे की ओर बढ़ रही थी कि तभी उसका पति रमेश आकर उसे रोक देता है। हमें कुछ हो गया तो हमारी छोटी बच्ची। पर मेरा बंटी। नागिन बंटी की ओर बढ़ती है और उसे अपनी पूंछ में दबोचती है। दूध से शांत करना चाहते हो मुझे हाजीपुर वालों? काली नागिन हूँ मैं। कहर तो बरसेगा, ऐसा जोर बरसेगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें मुझे याद रखेंगी, मेरी पूजा करेंगी। आज तक इतिहास से मुझे जहाँ जहाँ मिटाया गया है, भूला गया है, वहाँ वहाँ दर्ज होगा इस काली नागिन का नाम, नीलम का नाम। मगर निर्मला तो आखिर माँ थी, उसके लिए तो सब औलाद एक सी थी। वो रमेश से अपना हाथ छुड़ाकर दरवाजा खोलती है, लेकिन तब तक देर हो गई थी। नीलम उसे पूंछ में जकड़कर घसीटते हुए जंगल की ओर बढ़ रही थी। बंटी की आंखों में आंसू थे। वो अपनी माँ की ओर हाथ फैलाते हुए मदद की गुहार करते हुए जंगल के अंधेरों में गुम हो जाता है और नीलम उसे जमीन के अंदर बने बिल में ले जाती है। कुछ पल बाद वहाँ जमीन से खून के छींटे बाहर आते हैं। नीलम के बाल हवा में यूं लहरा रहे थे जैसे वो चांद को चुनौती दे रही हो। वो अपने कपड़ों को शरीर से हटाती है
और दरिया के अंदर जाने लगती है। वो भूली दास्तां लुफे याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, लुफे याद आ गई। नागिन लौट आई है, पर शायद आप लोग नहीं। दरवाजे पर जोर से खटखट हो रही थी। अभी सूरज की पहली किरण ही फूटी थी कि इतनी जोर खटखट सुनकर जमींदार का बेटा नींद से उठता है। अब क्या सुबह सुबह ही बर्तन लेकर दूध लेने आ गए गांव वाले? अरे भाई, गैया हमारी रही है सो और भैंसिया है छुट्टी पर, तो बताओ अब भी तुमको चैन नहीं है? और दरवाजा खुलता है तो दरवाजे के बाहर पसीने में तरबतर हुई एक लड़की खड़ी थी। रहेगी सदा यहाँ प्यार की दास्तां, सुनेंगे जहाँ से ये ज़मीं आसमां। कनिष्क आगे बढ़कर दरवाजे पर खड़ी लड़की की जुल्फें जो उसे तंग कर रही थी उसको चेहरे से हटाता है, और जैसे ही दोनों के शरीर का स्पर्श होता है एक अजीब सी घबराहट कनिष्क के सीने के भीतर हो। जमींदार साहब हैं, हम कुछ पूछ रहे हैं, आप हमको घूर काहे रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ जमींदार साहब हैं? लगता है कोई नौकर लग रहा है, गूंगा पहरा तो नहीं है? हाथ लगाकर पूछूं क्या? नीलम कनिष्क का हाथ छूकर पूछती है, और जैसे ही नीलम कनिष्क का हाथ छूती है कनिष्क तो पीछे जाकर गिरता है। वो फर्श पर पड़ा था। ये देख नीलम घबरा जाती है। हाय दैया, ये क्या? अब इसे क्या हो गया? अजीब लड़का है। अरे भाई जी उठ जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो गांव वाले मुझको ही दोषी बताकर लात मारेंगे कि आते ही जवान मर्द को खा गए ये वो। नहीं नहीं बाबू, तुम निकल लिए क्या? हाय दैया, क्या करूं अब? नीलम कनिष्क के पास बैठकर अपने दुपट्टे से उसका चेहरा सहलाती है और कनिष्क मुस्कुराते हुए उठ खड़ा होता है। ये सुबह सुबह चक्कर कैसे आ गया आपको भाई जी? क्यों, चक्कर आने का कोई शुभ मुहूर्त होता है क्या मैडम? वैसे तुम मेरी बहन तो नहीं लग रही हो। ओह, अब समझा, जानकी बुआ की बेटी हो। नहीं तो? ओह, तो जशोदा काकी की बेटी हो। वो कह रही थी कि मेरी बेटी तुमसे मिलने आएगी। पूरे 15 साल बाद मिल रहा हूँ। अरे बबली, तू है क्या? बताना था ना। आजा, गले लग जा। और कनिष्क नीलम के सीने से आ लगता है। नीलम ये देख घबरा उठती है। दूर हटो हमसे, अजीब इंसान हो, सीधे ही गले आ पड़े हो। हम नहीं है आपकी कोई बहन, मामी काकी चाची बुआ किसी की बेटी नहीं है। अरे तो फिर क्यों बहन बन रही हो हमारी भाईजी भाईजी करते हुए? अजीब जबरदस्ती है। जवान लड़का देखा नहीं कि बस लग गई भाई बनाने। अरे जरा जवान लड़का देखकर कुछ नियत भी खराब कर लो मैडम। अजीब इंसान हो तुम। जाओ जाकर जमींदार साहब को बुलाओ, हम बताएंगे उन्हें कि कैसे बदतमीज नौकर रख रखे हैं उन्होंने। ओह, तो ये मुझे अब नौकर समझ रही है। बहुत सही है, ठीक है, फिर थोड़ी बदमाशी हो ही जाए। जमींदार साहब को उठने में समय लगेगा। अब तुम सवेरे सवेरे आधम की हो तो तुम्हारे लिए वो दौड़े तो नहीं आएंगे। चलो, तब तक तुमको विराम कक्ष में विराम करवा देते हैं। ठीक है, पर तुम हमसे थोड़ा दूर चलना। और नीलम आगे आगे चलती है, कनिष्क पीछे पीछे। कनिष्क की नजर नीलम के चेहरे पर जा रही थी। गुस्सा तो उसकी नाक पर रखा था। चेहरे पर आ रही लट को वो फूंक मारकर ऊपर हटा रही थी। कभी झल्ला रही थी, कभी इतरा रही थी, कभी हवा को छू रही थी, कभी हवा से दूर जा रही थी। और तभी कनिष्क कहता है, बस बस, रुक भी जाओ, अब आ गया विराम कक्ष तुम्हारा। नीलम देखती है तो सामने तो गाय भैंसों का तबेला बना हुआ था, जहाँ एक चारपाई डल रही थी। ये है विराम कक्ष। तुम्हारी उम्मीद से बड़ा लग रहा होगा ना। आओ रानी, बैठो इस पर। अब तुम हमको नाम भी नहीं बताई हो। सारी जानकारी तुमको मालिक को ही देनी है, तो ठीक है, हम तुमको रानी ही बुलाएंगे। अब बैठो भी। कनिष्क नीलम का हाथ पकड़कर जोर से उसे चारपाई पर बिठाता है, और लचीली जगह पर वो जैसे ही बैठती है, झटके से वो कनिष्क के ऊपर जा गिरती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। गर्म सांसें एक दूसरे में घुल रही थी।
अरे रानी, लात क्यों मार रही हो? लात मैंने कब मारी? नीलम हड़बड़ाकर कनिष्क की बाहों से अलग होती है। देख तो, फिर लात मारी। अरे बाबा, मैंने कब लात मारी? अरे भाई नहीं नहीं, धत भाई जी नहीं, सुनो, मैंने कब आपको लात मारी? अरे तुमने नहीं, मेरी भैंसिया है ना रानी, उसने मारी ना। रानी सीधी खड़ी हो जा। तो आप हमें अपनी भैंस के नाम से बुला रहे थे? हाँ, देख लूंगी तुमको, तो मैं नौकरी से निकलवा कर रहूंगी। घर आए मेहमान से कैसे तमीज रखते हैं ये भी नहीं आता। हाँ। नीलम बड़बड़ाती हुई पीछे की ओर चल रही थी कि वो वहां रखे पानी के बड़े टब में जा गिरती है जिसमें सारे जानवर पानी पीते थे। बचाओ, मैं डूब रही हूँ। आहा, देख रानी देख, गई भैंसिया पानी में। शाबाश रानी, शाबाश। और कनिष्क जैसे ही रानी भैंस के पास जाता है वो उसे लात मार देती है और कनिष्क जाकर पड़ता है गोबर में और हो जाती है उसकी भी छपाक। अब हुई ना असली छई छपाक, छई गोबर में नहाता हुआ लड़का। लड़की तुम तो, मैं क्या हो रहा है यहाँ पर, और कौन हो तुम लड़की? नीलम जमींदार की पत्नी शारदा को देखकर घबरा जाती है। आखिर कौन है ये लड़की और यहाँ क्या करने आई है? नागिन अगर लौट आई है तो क्या कहर लाई है? क्या होगा जब नीलम इस कहानी में आएगी विलेन की तरह? जानने के लिए आपको देखना होगा हमारी एनिम स्टोरीज की सबसे ताजा कहानी, केवल पब्लिक डिमांड पर शर्मा राइटर लाई है। अब भी अगर नहीं देखा तो जैसे आप भाग जाते हैं ना, मैं भी बीच कहानी से नीलम को लेकर भाग जाऊंगी, समझे? इसीलिए मस्ट वॉच है। हेलो दोस्तों, कैसी लग रही हूँ मैं? कुछ बदली बदली सी लग रही हूँ कि नहीं? नहीं नहीं, मैं बदली नहीं हूँ, आज भी आपकी अपनी नीलम हूँ। हाँ, थोड़ा अपडेट हो गई हूँ। तो आपको भी अगर अपनी नीलम की पसंद के कपड़े पहनने हैं तो आपको शर्मा राइटर से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बता दिया करूंगी। दोस्तों, जाओ वीडियो की लिंक में जाओ और खुद ही देख लो आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। पर एक रिक्वेस्ट है कि मुझे अब बुलाया है तो दोबारा जाने मत देना। मैं रहना चाहती हूँ यहीं, आप सबके पास, आप सबके बीच, आपकी अपनी नीलम बनकर। इसलिए कीप लविंग मी दोस्तों, एंड प्लीज सपोर्ट आवर स्टोर प्रोडक्ट्स टू। इसके लिए बस वीडियो के नीचे जुड़े लिंक को ओपन करो और मनपसंद के कपड़े देखो। अच्छे लगे तो खरीदो, नहीं लगे तो बस देख लो। देखने का पैसा थोड़ी है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सपोर्ट एंड कमेंट तो सबसे जरूरी है यार, मुझे पता तो लगे कौन क्या सोच रहा। क्या हो रहा है ये सब यहाँ? मैं जी जमींदारनी है आप? हाँ, हूँ तो जमींदारनी ही, पर तू इब के टैक्स लेगी मेरे से इस बात का? देखा, मजाक कर रही है मुझसे। वो जानकारी ऐसी है ना हमारी कि तुम जैसे नौकर नहीं समझ पाएंगे। और तुम मुझसे कुछ पूछ रहे थे कि मैं कौन हूँ? हाँ, नीलम कनिष्क की ओर देखकर कहती है और शारदा के पास जाकर गीली हालत में ही उसके कंधे पर हाथ टिका देती है। ये देखकर कनिष्क हैरानी भरा मुंह चढ़ाता है। ओहो, याराना। और क्या सेवक राम जी, सुबह सुबह बहुत जासूस बनकर मस्खरी कर रहे थे ना मेरे साथ। इब लो ना और बताओ मैं हूँ कौन? जमींदार बाईसा, ये आपका नौकर देखो ना, मुझसे पूछ रहा था कि कौन हो, क्यों आई हो मुझसे। देखिए, घर आए मेहमान से। ए लड़की, एक मिनट पहले तो ये सवाल तो हम भी पूछना चाहे कि तू मन ने भी बता कि तू है कौन। दूसरी बात, ये मारा नौकर कब बना? क्यों रे छोरे, पढ़ाई लिखाई छोड़कर इधर बाड़े का काम पकड़ लिया है क्या? 4 पैसे का लालच मत कर। थारा बाप इतना कंजूस है कि वो भी ना देगा और अपनी ही औलाद से काम भी मुफ्त में करा लेगा। तू तो इन जानवरों से भी बुरी बास मार रहा है। वो माँ, जी माँ, वो पाँव फिसल गया था। बेटा? नीलम कनिष्क को जमींदार का बेटा पाकर थूक गटकने लगती है। ये हट्टा कट्टा गोरा चिट्टा लड़का तुझे नौकर कैसे लगा था कभी? आते ही एक वोट को तो तूने गोबर में ही मिला दिया। ओहो। कनिष्क नीलम से नजर मिलाकर मुस्कुराता है। तो मैडम, मेरी सगी माँ से रिश्तेदारी कर ही लो तो उनका सवाल जवाब भी कर लो, वरना अगर उनकी बात का जवाब ना दिया तो कहर आएगा, कहर। मेरा क्या है, मैं तो बच जाऊंगा, आखिर बेटा जो हूँ इनका। बेचारी तुम। मुंह खोलेगी तो बेरा पाटेगा ना कि तू आखिर भला है कौन जो सुबह सुबह प्रकट होकर मारे बेटे ने ही गोबर की स्वाद चखा दी। हाँ,
माँ जी, मैडम जी, मुझे जमींदार साहब ने बुलाया है। बुलाया होगा, पर काम बोल काम, या बस मुंह माथा देखन खातर ही बुलाया है कानू के बाप ने तुझे? ओह, तो इस हट्टे कट्टे गोरे चिट्टे का नाम कानू है? हाँ सही है, वैसे भी इस लल्लू पर तो बबलू, चिंटू, पिंटू, कानू, रानू जैसे नाम ही जमते हैं। और पहले तो सीधी खड़ी हो, यूं आकी बाकी चिपक कर नहीं। माँ मैं थारी नहीं, कानू की हूँ, जान न पहचान, और मैडम चली बनाने रिश्तेदार। अब बता तू है कौन? मैंने बुलाया है इसे। पीछे से धर्मा की जोर से आवाज आती है और सब सीधे हो जाते हैं। शारदा सिर पर पल्लू ओढ़कर एक हाथ से ओढ़ कर लेती है और उधर कनिष्क जो हाथ टिकाए खड़ा था वो भी खंबा सा लंबा खड़ा हो जाता है। हाँ, मैंने बुलाया है इसे। नीलम धर्मा को देखकर उसके पांव छूती है। खुश रहो, जीती रहो, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? काकू सर नहीं। अच्छा किया तुम समय से आ गए। जानते हो ये कौन है? ये सपेरन है। हैं? सपेरन? सपेरन? पर मेरे को तो मेरे घर में थारे सिवा कोई नाग दिखे नहीं, तो क्या ये थारे वास्ते आई है? शारदा धीरे से बुदबुदाती है, धर्मा उसे घूरता है और वो चुप हो जाती है। गांव में बढ़ रहे काली नागिन के प्रकोप के बाद यहाँ के लोगों का रहना कुछ कम सुरक्षित हो गया था, और फिर कल बंटी के साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहता कि वो और किसी बच्चे के साथ भी हो। आखिर मैं गांव का जमींदार हूँ, पुश्तों से अनाज की खेती करता आया है हमारा खानदान। जब गांव वालों का पेट भरने की जिम्मेदारी हमारी है, तो गांव वालों को बचाने के लिए कदम हमें ही उठाना होगा। जी काकोसा, इसलिए जैसे ही आपका संदेशा आया तो माँ ने मुझे यहाँ आने को कहा। वो माँ की तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं रहती। ठीक नहीं रहती? क्यों, क्या हुआ कुसुम को? हाँ? धर्मा की घबराहट थोड़ी पर्सनल नजर आ रही थी। शारदा उसे घूर कर देखती है तो वो अपनी बात सुधारता है। वो इसकी माँ और माँ की माँ कब से जहरीले जानवर को पकड़कर गांव वालों को बचाने का काम कर रहे थे ना, तो मैं जानता हूँ इन्हें। आओ बेटी, तुमको रहने की जगह दिखा दूं। काकोसा, रहने की जगह से पहले मैं वहाँ जाना चाहूंगी जहाँ ताज़ा हमला हुआ था। धर्मा उसे लेकर जाने लगता है कि कनिष्क उसे जाते हुए घूर रहा था। इस तरह चिपक कर खड़ा ही रहेगा या जाकर नहाएगा भी? इस बात से तो मेरा जी बैठा जा रहा है। और क्या देख रहा है उस छोरी को? जा नहाई धोई कर ले। जी माँ। ओ, सपेरन हो तुम? बीन बजाकर सांपों को नचाती हो। वैसे बिना बीन बजाए आज नचा तो तुमने मुझको भी दिया है। नीलम उसी पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ सारी घटना हुई थी। क्या उसे देखा था किसी ने? अरे बेटी, तुम क्या काली नागिन के बारे में जानती नहीं हो? जो उसकी आंखें देख लेता है वो अंधा हो जाता है। इस वजह से आज तक काली नागिन को किसी ने देखा नहीं है, किसी ने नहीं। देखा है मैंने, काली नागिन को देखा है। मैं जानती हूँ वो कैसी दिखती है। निर्मला पेड़ की ओर बढ़ी जा रही थी। उसके चेहरे का तेज देख नीलम के कदम पीछे हट रहे थे। निर्मला, 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 संभाल खुद को। रमेश, रमेश, इसको लेकर अंदर जा रे। माफ करना, कल बंटी जो बच्चा गायब हुआ है वो असल में निर्मला का ही है। बेचारी सदमे से बौरा गई है। बस निर्मला, बस ये हमारी मदद के लिए आई है। निर्मला ये सुनकर दादी का हाथ झटक कर नीलम के एकदम सामने जाकर आंखों में आंख मिलाकर कहती है, मदद? अरे तू पहले अपनी तो मदद कर ले, इस गांव की मदद बाद में करना। मैं तो जानती हूँ तू कौन है, पर क्या तू खुद जानती है कि कौन है तू? बता, पता है तुझे कौन है तू? निर्मला नीलम को पकड़कर हिला हिला कर पूछती है। नीलम उसका ऐसा बर्ताव देखकर सहम उठती है। दूर करिए इनको यहाँ से, प्लीज दूर करिए। रमेश निर्मला को लेकर अंदर चला जाता है। सब गांव वाले नीलम को घूर रहे थे। तो यानी आज तक जिस काली नागिन को आप सबने देखा तक नहीं, उससे डर कर जी रहे हैं आप सब? शायद यही डर उसे मजबूत बना रहा है। नीलम पेड़ के पास जाती है और उस पर हाथ रखकर अपने झोले से चमत्कारी काला विशाल बीन निकालकर उसे अपने होठों से लगाते हुए आंख बंद करती है। जैसे ही वो आंख बंद करती है उसे पेड़ नजर आता है। फिर पेड़ से लटकता बंटी नजर आता है। काली पायल, गोरे पाँव। नीलम को नागिन का बदन नजर आ रहा था कि जैसे ही चेहरा नजर आने लगता है, कनिष्क पेड़ पर जोर से पत्थर फेंक कर मारता है जो सीधे नीलम के ऊपर आ गिरता है। कौन गुस्ताख है? हम बस पल भर में उसका चेहरा देखने वाले थे। क्या नाटक चल रहा है यहाँ? ना ही कोई काली नागिन है और ना ही कोई सपेरन। अरे ये तो मुझे 1 महीने का बीन डिप्लोमा कोर्स की हुई कोई लड़की लगती है। कहाँ आप सब इसके चक्कर में खुद का और हमारे भी समय जाया कर रहे हैं। छोड़ो ना बाबा। धर्मा कनिष्क को घूर कर देखता है। चुप एकदम।
इसको यहाँ मैंने बुलाया है और तू मेरे फैसले पर हंस रहा है। इसकी यही सजा है कि हमारे घर आए इस मेहमान की सारी देखभाल अब तेरी धर्मा भड़क कर वहाँ से चला जाता है। नीलम कनिष्क को अनदेखा कर काली नागिन के निशानों को जंगल की ओर फॉलो कर रही थी। ये देख कनिष्क भी उसके पीछे लग जाता है। देखो, तुम गांव वालों को ये पीपनी के साथ पागल बना सकती हो, मुझे नहीं। मैडम, ये नया समय है, कोई हमारे बाप दादा का समय नहीं जब सांप के दांत तोड़कर उनको बीन की धुन पर नचा लिया जाता था और बच्चे ताली मारते थे। अरे तुम घूमने आई हो, यहाँ रहना चाहती हो, वो काम सीधे सीधे भी कर सकती हो ना। क्यों बीन का नाटक क्यों कर रही हो? कितना बोलते हो तुम कानू, चुप नहीं रह सकते? मुझे मेरा काम करने दो। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? कुछ नहीं करते क्या तुम? अरे ऐसे कैसे काम नहीं है? आई एम एन इंजीनियर, समझी? ओह, मतलब कुछ नहीं करते? पर मुझे तो करने दो कानू, प्लीज। नीलम स्त्री टू की श्रद्धा की तरह कनिष्क का हाथ थामकर प्यार भरी निगाहों से उसे बोलती है, कानू प्लीज प्लीज। कनिष्क तो इतना प्यार भरा प्लीज सुनकर पिघलने ही वाला था, मगर वो फिर से उसी जोन में चला जाता है। माँ कहती है जो इंसान जिस धंधे का होता है उसमें उस चीज की प्रतिभा जरूर छिपी रहती है। जैसे घर की मोटर खराब होने पर माँ मेरे अंदर का इंजीनियर चेक करती है, वैसे मुझे भी पहले तुम्हारे अंदर की सपेरन की प्रतिभा चेक करनी है। अगर तुम क्वालिटी चेक में पास हो गई तो फिर ठीक है, खेल लेना अपना बीन, बजाती जा नागिन को बुलाती जा वाला गेम। ओहो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ खेल खेलूं यानी? ठीक है, बताओ क्या करना है। ये हुई ना मर्दों वाली बात, आई मीन औरतों वाली बात। पर मैं तो मर्द हूँ, वो मतलब सपेरों वाली बात। व्हाटएवर। अब सुनो, तुम यहाँ काली नागिन पकड़ने आई हो। सब कह रहे हैं कि वो शक्तिशाली, महाबलशाली, बालूशाही, रबड़ी, मलाई, पता नहीं क्या क्या है, राइट? आगे? अरे भाई, तो काली नागिन को पकड़ना अगर मुश्किल है तो तुम मुझे नीली, पीली, हरी, लाल, भूरी, गुलाबी कैसी भी नागिन दिखा दो ना। कोई तो रंग की नागिनें होंगी यहाँ, है ना? किसी को बुलाकर दिखा दोगी तो मैं मान जाऊंगा तुम्हारी प्रतिभा को, समझी? है क्या? असंभव। मैं जानता था तुम्हारे लिए सब असंभव ही है। बस। तो क्या नीलम कनिष्क को विश्वास दिला पाएगी कि वो सच्ची है, या नीलम सच में किसी और मकसद से आई है? जानने के लिए देखते रहिए नागिन की कहानी एनिम स्टोरीज पर। वेट फॉर द एंड। नीलम रात के अंधेरे में दबे पांव उठकर आगे बढ़ रही थी। सुनसान रास्तों पर उसके घुंघरू की आवाज बज रही थी। तभी कनिष्क देखता है कि नीलम अकेले कहाँ जा रही है, और तब वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। नीलम, नीलम, तुम कहाँ जा रही हो? नीलम कोई जवाब नहीं देती है और अचानक एक गहरे कुएं की मुडेर पर जाकर खड़ी हो जाती है। कनिष्क ये देख घबरा उठता है। नीलम, ये तुम? मेरा पीछा मत करना, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? फैशन की महासेल में कूदने। कनिष्क देखता है कि देखते ही देखते नीलम के कपड़े अपने आप वहाँ बदलने लगते हैं। नीलम, ये तुम्हारे कपड़े इतनी जल्दी कैसे बदल रहे हैं? नीलम एक चुटकी बजाती है और कनिष्क के कपड़े भी बदल जाते हैं। सुनो, सर्दी आ गई है तो विंटर फैशन के लिए तुम भी यहाँ आ जाओ। हाँ दोस्तों, ये फैशन का कुआं है जहाँ मिलेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट पर डिस्काउंट और महासेल की आपको जानकारी। बस जैसे ही मैं इसमें कूदूंगी, लिंक्स आपके सामने आ जाएंगी। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। चेक द लिंक। वो बेवफा तो मुझे छोड़कर चली गई, मगर जाते जाते स्मार्ट सा जैकेट दे गई। विंटर कलेक्शन के लिए भी आपको यहाँ लिंक दी गई है। हमें प्रमोट करें ना करें, अपने फैशन को प्रमोट जरूर करना। और हाँ, तब तक के लिए देखते रहिए आपकी अपनी नागिन की वापसी, क्योंकि इस बार खेल और भी खतरनाक होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज। और 1 मिलियन मुझे इस नागिन के सीजन से ही चाहिए। इतना ज्यादा पुकारा है तो थोड़ा प्यार तो दिखाओ। ये मुरझाया मुरझाया समा हमें रास नहीं आता। कनिष्क नीलम को अपनी शक्तियों का डेमो देने के लिए कहता है। हाँ, दो ना, एक डेमो तो दो। वैसे भी बिना डेमो देखे तो कौन ही कुछ खरीदता है। अब तुमको अगर अपनी सर्विस हमें बेचनी है तो लाओ, दिखाओ अपनी बीन का चमत्कार, बजाओ पे 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 पे। नीलम कनिष्क की ऐसी तंग करने वाली बातें सुनकर परेशान हो उठी थी कि अचानक उसकी आंखों में रोशनी आती है और उसकी हथेली से बिजली निकलने लगती है। नीलम अपने झोले से बीन निकालकर उस बिजली वाले हाथ से बीन को थामती है। नीलम बीन को जमीन पर घुमाकर एक घेरे में घूमती है। कनिष्क पीछे खड़ा होकर अभी भी नीलम के ऊपर हंसता हुआ उसका मजाक ही बना रहा था। बताओ तो, इतनी सुंदर लड़की है और मैडम को भूत चढ़ा है सपेरन बनने का। अरे मैडम, मेरे कांटेक्ट हैं कुछ, आप मुंबई जा सकती हैं। जाओ, जाकर मॉडल शॉडल बनो। काहे नागिनों के चक्कर वक्कर में पड़ रही हैं, काली नागिन।
मेरा तो हंस कर पेट दर्दी हो जाएगा। नीलम बीन से जमीन पर जैसे ही घेरा बनाती है, आसपास धूल उड़ने लगती है और एक चक्रवात सा पैदा हो जाता है। नीलम की आंखों में एक अलग शक्ति नजर आ रही थी। तुम सभी को अगर मेरी आवाज आ रही है तो सामने आओ, आओ सामने। कनिष्का, काव्या, नायशा, त्रिशा, तन्वी, जिसको मेरी आवाज आ रही है सामने आओ। कनिष्क नीलम की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखता है तो अपने होश खो बैठता है। ये क्या है? कनिष्क देखता है कि आसपास की झाड़ियों से सफेद, लाल, हरी, पीली, भूरी, नीली अलग अलग रंग की विशाल नागिनें रेंगती हुई उस चक्रवात की ओर जा रही हैं। तभी कनिष्क ध्यान से देखता है तो उस चक्रवात के बीचों बीच खड़ी नीलम मदमस्त होकर बीन बजा रही थी और सारी नागिनें इच्छाधारी इंसान बनकर नीलम की बीन की धुन पर मदहोश होकर नाचने लगती हैं। ये ऐसा नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। कनिष्क की बुदबुदाहट सुनकर सब नागिनें एक साथ मुड़कर कनिष्क की ओर देखकर अपनी जीभ लपकाती हैं। चिकना है। और नीलम जैसे ही बीन बजाना बंद करती है, कनिष्क देखता है कि नीलम नागिनों से बने एक सिंहासन पर बैठी है और पीछे से उनके फन फड़फड़ा रहे हैं। कनिष्क नीलम की ओर झुककर उसे सलाम करता है। मान गया बाबा, मान गया कि तुम हाईली क्वालिफाइड सपेरन हो। अब प्लीज इन रंग बिरंगी विशाल नागिनों को भेजो अपने अपने ठिकाने। गांव के किसी बच्चे ने देख लिया तो बेचारे पैंट में ही सुसु कर देंगे। बहनों, मैं विनती कर रहा हूँ, चले जाओ। इश, बहन क्यों बुला रहे हो हमें हैंडसम? क्या ये जवानी इश्क लड़ाने के काम नहीं आ सकती? ओहो, मैं तो बहन बन भी सकती हूँ तुम्हारी। ऑफ कोर्स, हमारी हिस्ट्री जो रही है। क्यों गाइस? बस आने के लिए थैंक्स। जाओ, सभी लौट जाओ। नीलम का इशारा पाते ही सब नागिनें झाड़ियों में फिर से चली जाती हैं। अंधेरा होने से पहले हमारा गांव में लौटना जरूरी है। चलो अब। आयला, तो क्या तुम भी डरती हो उस काली नागिन से जो शाम होने से डर रही हो? वैसे तुमने ये पीपनी बजाना कहाँ से सीखा? बताओ ना नीलम, ये कोर्स ऑनलाइन किया या ऑफलाइन? कनिष्क की फालतू बातों से तंग आकर नीलम तेज तेज चल रही थी और कनिष्क चें करता हुआ पीछे पीछे चल रहा था। कम ऑन यार, अब तो तुम बाबा की दोस्त की बेटी निकल गई। बता दो ना नीलम। अरे कुछ तो जवाब दो। बस चलते ही जा रही हो। अब देखो मैं पीछे छूट जाऊंगा, फिर काली नागिन की ये बड़ी काली पूंछ आएगी और देखना फिर कहीं वो मुझे पीछे से ही पकड़ कर ना ले जाए। तभी नीलम के कान में पत्तों की सरसराहट की आवाज पड़ती है। उसकी चाल धीमी हो जाती है। वो आंखें बंद करती है तो उसे आसपास लंबी काली पूंछ रेंगती हुई नजर आती है। वो यही है, आसपास, यहीं कहीं, शोर मत करना। कनिष्क नीलम की बात सुनकर हंस देता है और नीलम की ओर जैसे ही बढ़ता है उसके पाँव को कुछ जकड़ लेता है और वो गिरता है। वो घबराकर जमीन पर हाथ पीट रहा था। बचाओ, एनाकोंडी आ गई नीलम। हेल्प हेल्प, बचाओ, वो मुझे निगल जाएगी, बचाओ। ए नागिन, छोड़ मुझे, छोड़। इतनी ताकत तुझ में कहाँ से आ रही कमबख्त? अबे कौन सी नस्ल के चूहे खा रही है? काली एनाकोंडी, लगता है मेरी रानी का सारा दूध तू ही चूस जाती है। हेल्प नीलम, बचाओ बचाओ। नीलम कनिष्क की ओर घबराती हुई दौड़ रही थी और वो उसके पास जाकर जैसे ही अपना हाथ देने लगती है वो वहीं रुक जाती है। वो खड़ी होकर एकटक कनिष्क को देखने लगती है। दरअसल कनिष्क का पाँव किसी काली नागिन की पूंछ से नहीं बल्कि जंगल की सूखी बेल से जकड़ी गई थी और वो यूं छटपटा रहा था जैसे आज आखिरी दिन हो। तो तुम तो काली नागिन के होने पर विश्वास ही नहीं करते थे ना? फिर क्या हुआ? इतने में ही हो गया ना खून पतला? नीलम हेल्प हेल्प। उठो, अब शाम हो गई है। रात होने से पहले मुझे आज इस गांव के बाहर एक सुरक्षा घेरा बनाना होगा। सुरक्षा घेरा? कैसा सुरक्षा घेरा? ऐसा सुरक्षा घेरा कि जिसे पार करके वो काली नागिन कभी भी इस गांव के अंदर न आ सके। अगर मैं अभी तक उसे खत्म करने के लिए तैयार नहीं हुई हूँ तो क्या मैं उसे यहाँ तक आने से रोक तो सकती हूँ? और नीलम पूरे गांव के बाहर सुरक्षा घेरा बना डालती है। गांव वाले सब नीलम के आ जाने से खुश थे। इस खुशी में गांव की दादी ने नीलम के लिए घर पर खाना रखा और कनिष्क को भी आने का न्योता भेजा। शहरी भाभी, गांव की गोरी तो आ गई है, पर ये गांव का छोरा कब आएगो? रात के खाने पर देशी बनकर ही आना, तभी रोटी खिलाऊंगी। अच्छे दिन शुरू हो गए। शंभू शंभू शंभू। उधर धर्मा सेठ अपने कमरे में डली कुर्सी पर झूल रहा था। कुछ चल रहा था उसके भीतर। धर्मा नीलम की माँ कुसुम को फोन लगाता है और उधर फोन लगातार बजता रहता है मगर कोई भी फोन नहीं उठाता है। दीवार के सहारे नीलम की माँ कुसुम खड़ी होकर घंटी सुन रही थी मगर तब भी वो फोन नहीं उठाती है।
धर्मा आराम करने लग जाता है। कुसुम का सिर उसके शरीर से झूल रहा था और कुसुम इस दुनिया से जा चुकी थी। मगर कैसे और ये किसने किया होगा और क्या खेल खेला जा रहा है ये नीलम के द्वारा। एक तरफ काली नागिन की कहानी है, एक तरफ नीलम की कहानी है। कौन सी कहानी किसकी है, क्या आप बता सकते हैं, या आपको भी इंतजार रहेगा शर्मा राइटर द्वारा राज खोलने का। देखिए आगे। नीलम और कनिष्क दोनों गांव की दादी के यहाँ खाना खाने जाते हैं, मगर नीलम और कनिष्क के आगे एक ही थाल रख दी। तो अब होगा गांव और शहर में याराना। दादी गांव के बच्चों को आंख मारती है और तभी चिंटू पिंटू आकर हंसते हुए नीलम और कनिष्क का एक एक हाथ आपस में बांध देते हैं। ये क्या है, अब मैं खाना कैसे खाऊंगी? अरे वो तो ठीक है, पर ये जो मेरे नाक में खुजली हो रही है ये क्या? अब जो भी करना होगा एक दूसरे के सहयोग से करना होगा, और ऐसे में कनिष्क तुम जानोगे कि नीलम तुम्हारे कितने काम आ सकती है, और बिटिया तुम जानोगी कि ये पागल सा लगने वाला लड़का असल में कितना नरम दिल है। अब दोनों का एक एक हाथ खुला है, देख लो इससे एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हो। नीलम कनिष्क एक दूसरे की ओर देखते हैं। ओह समझ गया। ये कहकर कनिष्क अपना मुंह ऊपर करके नीलम को अपना नाक दिखाता है। लो खुजली कर दो और मेरी मदद करो। यू छी कानू। ये देख दादी तो अपना माथा ही पीट लेती है। अरे नालायको, जो दूसरा हाथ खुला है उसकी मदद से एक दूसरे को खाना खिलाओ अपने हाथों से। ओह वाह, हाउ रोमांटिक। पहले दिन मिला और पहला डिनर रोमांटिक। इसे लॉटरी नहीं कहते क्या मैडम? यार दादी, तुम सच में पुराने जमाने की होकर भी इतनी रंगीन कैसे हो? रंगीन ना होती तो 8 बच्चे क्या जंगल से उठा कर लाती। चलो अब तुम भी प्यार वाले हाथों से दाल भात मिलाकर खिलाओ एक दूसरे को। ये सुन नीलम चमक उठती है, मगर उसका हाथ बंधा था तो वो झटके से कनिष्क की गोद में आ गिरती है। वो आई एम सॉरी, पता नहीं मैं कैसे। ओए होए, तुम करो तो सॉरी क्या डाला, हम करें तो करैक्टर ही काला, ही का ससुर घोटाला। नीलम कनिष्क को एक कोहनी मारती है और अलग होकर बैठ जाती है, और दोनों एक दूसरे को खाना खिलाने का फैसला करते हैं। शुरू में चिढ़ी नीलम जैसे ही कनिष्क को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है, उसकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं। उधर कनिष्क भी दिल थाम कर नीलम को निवाला खिला रहा था। दोनों इस नजदीकी और आकर्षण को समझना चाह रहे थे कि तभी अचानक नीलम थाल रख देती है और घबराकर उठकर बाहर आती है। नीलम की आंखें चमक रही थी। वो रात के अंधेरे में गांव के बाहर झांकती है तो देखती है कि उसका बनाया सुरक्षा घेरे का जादू सुरक्षा चक्र बनकर पूरे गांव को घेरे हुए था। नीलम चारों ओर सब कुछ देखकर तसल्ली कर ही रही थी, तभी उसके पीछे से एक काली परछाई जोर से दौड़कर जाती है। हाँ, मुझे अभी ऐसा क्यों लगा जैसे यहाँ कोई था। अभी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसे लग रहा है जैसे वो आ रही हो, और करीब और करीब और करीब। अचानक आसमान में जोर से बिजली कड़कती है। जंगल के अंदर काला चक्रवात बनने लगता है जो आंधी की तरह गांव की ओर बढ़ रहा था। नीलम देख रही थी। वो तूफान गांव के जैसे ही पास आता है, नीलम के बनाए सुरक्षा चक्र से रोशनी निकलती है और वो टकराकर पीछे हटता है। उस काले तूफान के अंदर से विशालकाय विभत्स काली नागिन निकलती है और दूर से ही नीलम की ओर देखती है। उधर से नीलम भी अब काली नागिन को देख सकती थी। काली नागिन सुरक्षा घेरे की ओर दौड़कर आगे बढ़ती है और उधर से नीलम भी घेरे की ओर दौड़ती है। काली नागिन घेरे के बाहर ही खड़ी रह गई और बीन थामे नीलम घेरे के इस पार अंदर। दोनों एक दूसरे को घूर रही थी। जब तक ये सुरक्षा घेरा है तो इसके भीतर एक कदम भी नहीं रख सकती है नागिन। सुरक्षा के एक हिस्से में एक काली परछाई काला कंबल ओढ़े हुए पांव से जमीन तक फैले सुरक्षा घेरे को मिटा रहा था और वो घेरा मिटना शुरू होने लगता है। उधर नागिन और सपेरन आमने सामने थी। क्या सुरक्षा घेरा टूट जाएगा और फिर होगा युद्ध का आरंभ? और आखिर कौन इस सुरक्षा घेरे को तोड़कर काली नागिन को गांव के अंदर घुसाना चाहता है? देखते हैं आपकी कहानी मुझसे कितनी मिलती है। और जिसको भी नहीं पता, फिक्र नॉट, आगे की कहानी में सब पता चलता रहेगा। पर तब तक के लिए नागिन का ये सीजन देखते रहिए केवल एनएम स्टोरीज पर। गाइस, मुझे इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि आप नीलम और कनिष्क को इस बार ज्यादा प्यार नहीं दे रहे। प्लीज ऐसा मत करिए, हम आपके लिए ही तो वापस आए हैं।
अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। और गाइस, फैशन स्टोर चेक किया या नहीं? अरे गाइस देखो, आपकी रिक्वेस्ट पर मैं कहानी लाती हूँ ना, तो मेरी रिक्वेस्ट पर आप लोग क्या लिंक पर नहीं जा सकते? सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट एंड प्लीज सपोर्ट आवर फैशन स्टोर। प्लीज चेक द लिंक बिलो। गांव के बाहर का सुरक्षा चक्र अपना काम कर रहा था और सामने से स्लो मोशन से गांव का काल चलकर आगे आ रहा था, जो थी काली नागिन। ये कुछ भटके हुए साए कहाँ से ये चले आए, ये कुछ बिछड़ी हुई यादें, ये कुछ टूटे हुए सपने, नजर के सामने घटा सी छा गई, वो भूली दास्तां वो फिर याद आ गई। और काली नागिन अपनी सारी शक्तियाँ इकट्ठा करके जोर से गांव की ओर फेंकती है। उधर से नीलम भी दौड़कर चक्र के किनारे पर आ खड़ी थी, लेकिन काली नागिन की शक्तियाँ सभी लौट जाती हैं। तू रोकेगी मुझे? तू कभी नहीं। दोनों आमने सामने खड़ी थी। दोनों की आंखों में गहरी दुश्मनी थी। आखिर क्या कोई पुराना रिश्ता है इन दोनों का? जानने के लिए देखिए आगे तक। क्या हुआ? रुक क्यों गई नागिन? रुक क्यों गई? अंदर नहीं आया जा रहा ना? हाँ? ये कोई आम सुरक्षा चक्र नहीं है, मेरी माँ का बनाया सुरक्षा चक्र है, जिसे तू कभी पार नहीं कर सकेगी और आज के बाद इस गाँव में भी नहीं आ सकेगी। नागिन हाथ पांव मार कर कैसे भी घेरे के अंदर आना चाह रही थी, लेकिन वो हर बार तड़प कर रह जाती थी। कभी वो घेरे पर पूंछ मारती तो कभी फन फैलाकर ढेर सारा जहर उगलती, मगर जहर भी लौटकर वापस आ रहा था। काली नागिन का जहर इतना जहरीला था कि वो जिस भी पौधे पर गिर रहा था वो जलकर बेजान हो चला था। उधर नीलम उसकी बेबसी देखकर जोर से हंसती है। तभी अचानक नागिन का हाथ घेरे के अंदर आता है और वो सीधे नीलम की गर्दन दबोच लेती है। नीलम छटपटा जाती है। तुम अंदर कैसे आई? नीलम देखती है कि सुरक्षा कवच कमजोर होता जा रहा है। नागिन उसे फाड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। नहीं, असंभव, ये कैसे हो सकता है? नीलम चारों ओर देखती है तो उसे पीछे की ओर एक काले कंबल में कोई घेरे को पाँव से कुचलते हुए नजर आता है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो वहाँ? दूर हटो वहाँ से। तुम जिसे राख समझकर हटा रहे हो वो सुरक्षा घेरा है, हटो। नीलम उसकी ओर भागती है, मगर तभी वो भी नीलम को आता देख घबरा जाता है और नीलम जैसे ही वहाँ आकर उसके कंबल पर हाथ रखती है, उस कंबल के नीचे जो कोई भी था वो दोनों हाथ से नीलम को जोर से धकेलता है और उसे गिराकर जंगल के अंधेरे के अंदर खो जाता है। आखिर कौन था वो जो जानबूझकर इस चमत्कारी राग को इस जगह से हटा रहा था? आखिर क्या क्या राज छुपाए हुए हैं यहाँ के लोग? नीलम देखती है कि उधर काली नागिन सुरक्षा घेरे को फाड़कर अपना चेहरा अंदर डाल चुकी है, मगर नीलम मौके का फायदा उठाकर राख लेकर उस टूटे हुए घेरे वाली जगह पर फिर से डाल देती है और पलक झपकते ही घेरा फिर से काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से नागिन की गर्दन पर जोरों से करंट लगता है और वो उछलकर जंगल में दूर जाकर पड़ती है। अभी तुझे मेरे बराबर आने के लिए न जाने कितने और ही जन्म लेने होंगे काली नागिन। उधर नागिन जमीन पर पड़ी पड़ी तड़प रही थी। सुरक्षा चक्र के झटकों की वजह से उसका शरीर जगह जगह से जल गया था। पानी, पानी। काली नागिन दर्द में तड़पकर बेहोश होने लगती है। तभी अंधेरे में से निकलकर कोई आता है जो नागिन की ओर बढ़ता है। ये वही काला कंबल ओढ़ा हुआ इंसान था और वो काली नागिन के मुख में पानी डालता है। लगता है मेरे पास अब वक्त कम ही बचा है। ऊपर से इसी गांव में से कोई उस नागिन की मदद भी कर रहा है। तुझे अपना काम करना होगा। नी तभी नीलम के कंधे पर हाथ आता है और वो घबरा कर पलटती है तो वहाँ कनिष्क खड़ा था। हद हो गई तुम्हारे आगे भी। थोड़ी देर का नाम लेकर पूरी रात यहीं रहना है क्या? जाओ, दादी तुमको बुला रही है। खीर तुम्हारा इंतजार कर रही है जाने मन। हाँ, और तुम? 3 कटोरी पहले ही अंदर है। मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। तुम्हारा मन करे तो आ जाना, नहीं तो जंगल मुबारक। और नीलम फटाफट घर के अंदर जाने लगती है। कभी कभी मुझे ये लड़की इतनी अजीब क्यों लगती है? कभी कभी बिना छिड़े छिड़ जाती है, तो कभी कभी कितना ही छिड़ूं तभी जवाब नहीं देती। लगता है मैडम के अलग किस्म की कब्जी है। अब तो चमत्कारी चूरन देना ही होगा। मैं जानता हूँ मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है नीलम। और अगला दिन आता है। धर्मा को कुसुम के फोन न उठाने की चिंता सताई जा रही थी और वो धोती कुर्ता पहनकर अपनी लाठी लेकर तैयार हो जाता है। अजी, कहाँ सुबह सुबह? वो सोच रहा हूँ उधार बंधुओं से पैसों का तकादा कराऊं, इसलिए सोचा सुबह पहले ही निकल जाता हूँ और फिर शाम तक काम करके लौट आऊंगा।
हाँ जाओ, लेकिन उनको ठोक बजाकर ये भी कह देना कि उधार का काम अब उधार घर में करे। ये जमींदार जी बोलकर तुमको झाड़ियों पर चढ़ा देते हैं और तुम सेठ जी बनकर देने लगते हो गड्डियारी गड्डियाँ। पर मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, बोल दूंगा। ये कहकर धर्मा बिना ज्यादा बोले घर से निकल जाता है। ये कनिष्क के बाबा को क्या हो गया? आज तो मुझसे कोई खिटपिट भी नहीं। अब क्या आफत आ गई मेरे जीने। क्या हुआ मैम, जंगल में नाचता मोर देख लिया क्या, जो इतनी आंखें फाड़ कर खड़ी हो? ये सुन शारदा कनिष्क के सिर पर एक लगाती है। बदतमीज, माँ को ऐसे बोलेगा? शहर जाकर सारे संस्कार भूल गया है। ए नीलम, जरा मूसल और इमाम दस्ता तो ला। वो क्या जमींदार नीसा? कूट कर इसके दिमाग में बुद्धि भरनी है। अरे ये बकवास करने की बजाय ये पता कर कि तेरे बाबा यूं अचानक घर से क्यों निकले हैं। ना ही आज मुझसे कोई लड़ाई करी, ना ही बहस। क्या बहस नहीं करी? हाँ, और मुझे भी नहीं डांटा। अजीब बात है। तभी दरवाजे से कुछ बर्तन गिरने की आवाज आती है और दोनों देखते हैं तो वहाँ नीलम खड़ी थी। वो पसीना पसीना हो रखी थी। क्या जमींदार साहब गांव से बाहर जा रहे हैं? कनिष्क, उनको रोको। गांव के बाहर तो बस खतरा ही खतरा है। नागिन इंतजार में होगी कि इस गांव से कोई इंसान एक बार सुरक्षा घेरे से बाहर निकले और वो सबको चेतावनी के लिए उसे ऐसी मौत के घाट उतारे जो सबका दिल दहला देगी। नीलम की बात सुन कनिष्क और शारदा का दिल बैठ जाता है। अब क्या? वो बहुत जिद्दी हैं, नहीं रुकेंगे। ठीक है, वो नहीं रुकेंगे तो मैं उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त कर देती हूँ। और नीलम झोले से एक ताबीज निकालकर उस पर बीन घुमाकर फूंक मारकर उसे चमत्कारी ताबीज बना डालती है। ये लो, ये ताबीज जाकर अपने बाबा की बाई बाह पर बांध दो, पर ध्यान रहे कि बाह बाई ही होनी चाहिए, दिल के करीब वाली। जल्दी जाओ कनिष्क। कनिष्क जोर से भागता हुआ स्टेशन पहुँचता है। उसके बाबा परेशान से बेंच पर सिर झुकाए बैठा होता है। बाबा, सब ठीक तो है ना? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? कनिष्क धर्मा के पास जाता है और उसे ताबीज दिखाता है। अभी कहीं मत जाओ ना बाबा, प्लीज। मेरा और माँ का दिल बैठा जा रहा है बहुत। पर उससे बड़ा खतरा अभी मेरे मन में चल रहा है। मुझे तो जाना ही पड़ेगा बेटा, जाना पड़ेगा। जानता हूँ तू समझ लेगा, पर आपको जाना है तो ये ताबीज बांधनी ही होगी। आपकी नीलम की भेजी हुई है, दाहिने हाथ में बांधिए ना बाबा। और कनिष्क अपने बाबा के बाएं हाथ की कलाई पर ताबीज बांध देता है। अब उसके मन को तसल्ली हो चली थी। आराम से जाना। हाँ जा, अब तू घर चला जा बेटा। कनिष्क पलटकर जाने लगता है। उसकी आंखें अचानक नम हो उठती है। जिंदगी के 25 बरस गुजरने के बाद भी जाते हुए बाबा के कभी गले नहीं लग सका। कनिष्क पलटकर धर्मा की ओर दौड़ता है और अपने पिता के सीने से कस के लगता है। बाबा, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, बहुत बहुत, बस कभी कह नहीं पाता। बड़ी देर कर दी तूने इतने से कदम बढ़ाने में। बेटा, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बुरा नहीं हूँ, बस बाप हूँ। हम बाप लोग माँ से कुछ अलग से होते हैं, इसीलिए सबने माँ की ममता पर तो बहुत कुछ कहा और बाप को हमेशा सख्त कह दिया। लेकिन बाप जल्दी से अपनी खुशी, अपना गम जता नहीं पाते, बता नहीं पाते। एक मिनट, मेरे पास तेरे लिए कुछ है। सोचा था जिस दिन पलट कर तू खुद मेरे पास चल कर आएगा, उसी दिन तुझे ये दूंगा। और धर्मा अपने कुर्ते में से एक छोटी सी डिब्बी निकाल कर उसे देता है। कनिष्क जैसे ही डिब्बी खोलने लगता है, धर्मा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। अभी नहीं, सही समय आने पर ही से खोलना। और तभी ट्रेन की आवाज आती है और धर्मा कनिष्क का हाथ छोड़कर ट्रेन में चढ़ने लगता है। दोनों की निगाहें एक दूसरे के ऊपर थी और धर्मा अपने बेटे की आंखों से ओझल हो जाता है। कनिष्क घर लौटता है और उस डिब्बी को छुपा कर रख देता है, पर वो पलटता है तो देखता है नीलम उसके ठीक पीछे खड़ी थी। तुम यहाँ आओ, बाहर चले। अच्छा माँ, सुन रही हो? माँ जानती हो, आज मैंने बाबा को गले लगाया। शारदा ये सुनकर खुश होती है। अच्छा कनिष्क, मुझे एक बड़ा यज्ञ करना होगा, वो भी नागिन के जंगल में ही जाकर, लेकिन मुझे उसमें तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? इसकी मदद क्यों? अरे तुमने सपेरन बनने का कोर्स किया है, तुम अकेले करो। मेरे बेटे को इन सब में पटकने की कोई जरूरत नहीं है लड़की, समझी? वरना यहाँ रहने को भी जगह नहीं दूंगी। माँ बस, नीलम यहाँ हमारे ही तो काम के लिए आई है। अब हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बताओ नीलम। ये सामान की लिस्ट है, मुझे ये ला दो, तब तक मैं बाकी तैयारी करती हूँ। कनिष्क लिस्ट देखता है तो वो घबरा जाता है। नीलम, ये सब क्या सामान है? रानी का नाखून, रानी यानी भैंसिया, उसका खुर क्यों चाहिए? केचुओं से भरी बाल्टी, मछली की हड्डियाँ, काले कौवे की चोंच, और क्या है ये गंदा गंदा सा? काले जादू का तोड़। इस काला जादू की वजह से ही नागिन इस गांव से बार बार जुड़ रही है। अब जाओ। कनिष्क मुंह बनाता हुआ वहाँ से जाने लगता है। बकरी की बैंगन, बछड़े का गोबर, ऊँट का मूत्र वगैरह भी मंगवा लेती ना, वो क्यों छोड़ा?
मैं तो सुपरमैन हूँ जो एक झटके में अपनी रानी का नाखून भी ले लूंगा और उड़ते कौवे की चोंच भी। बेटा कनिष्क, इस लड़की के चक्कर में तू ऐसे ही आता रहा ना तो ये तेरी चोंच को जरूर तुड़वा देगी। और कनिष्क अच्छे बच्चों की तरह काम में लग जाता है। नीलम उठती है, अपना बीन उठाती है और अपने कमरे के भीतर चली जाती है। उधर धर्मा की ट्रेन कुसुम के गांव तक पहुंच गई थी। वो उसके घर के बाहर खड़ा था और वो देखता है कि घर का दरवाजा भीतर से लॉक होने के बजाय एकदम खुला था। ये देख उसका दिल बैठ जाता है। वो आहिस्ता से पाँव घर के अंदर बढ़ाता है। कुसुम, सब ठीक तो है ना? धर्मा देखता है कि घर तो एकदम सही है, कहीं कोई सामान नहीं बिखरा हुआ था। तभी वो हॉल की ओर आता है तो उसे खम्बे के पीछे खड़ी कुसुम की पीठ नजर आती है। कुसुम, ये तुम ही हो ना, है ना? पता है मैं कितना डर गया था जब तुम फोन नहीं उठा रही थी, पर यहाँ तुमको ठीक देखकर मुझे तसल्ली हो गई। तुम ठीक तो हो ना? धर्मा कुसुम के कांधे पर जैसे ही हाथ रखता है, कुसुम का मरा हुआ शरीर आकर धर्मा की बाहों में आ गिरता है। उसका शरीर सफेद पड़ चुका था। ये देख धर्मा बौखला उठता है। कुसुम, नहीं कुसुम, नहीं 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 नहीं, नहीं कुसुम। धर्मा विलाप कर ही रहा था कि तभी सामने लगी तस्वीर पर उसकी नजर पड़ती है और धर्मा की धड़कनें ही ऊपर नीचे हो जाती हैं। वो अपनी आंखें मसल रहा था। वो घबरा कर उठता है और इधर उधर पानी ढूंढने लगता है। पानी, ये सब क्या है कुसुम? कनिष्क सारा सामान लेकर थका हारा तबेले की ओर रख देता है और घर के अंदर आकर बैठता है। उसे बैठे 2 मिनट ही हुए थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लो देखना माँ, वो भटकती आत्मा नीलम ही होगी। अरे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। और कनिष्क जैसे ही दरवाजा खोलता है वो घबरा जाता है। दरवाजे पर एक हाथ लटका हुआ था जिससे खून टपक रहा था। तभी कनिष्क की नजर हाथ पर बंधे उस खास ताबीज पर जाती है। माँ, ये तो बाबा, ये बाबा का हाथ है। नहीं। आखिर काली नागिन किस हद तक जाने वाली थी ये किसी को भी नहीं पता, और नागिन और नीलम का कोई तो कनेक्शन है। जानने के लिए देखते रहिए फिर से लौट आई नागिन की कहानी शर्मा राइटर की जुबानी। एनएम स्टोरीज पर ही है आनी। और गाइस, फैशन स्टोर चेक किया या नहीं? अरे गाइस देखो, आपकी रिक्वेस्ट पर मैं कहानी लाती हूँ ना, तो मेरी रिक्वेस्ट पर आप लोग क्या लिंक पर नहीं जा सकते? सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज सपोर्ट आवर फैशन स्टोर ऑल्सो। प्लीज चेक द लिंक बिलो। दरवाजे पर कटा हुआ हाथ लटक रहा था जिसकी कलाई पर वही ताबीज था जिसे जाते समय कनिष्क ने अपने बाबा की कलाई पर बांधा था। कनिष्क वो हाथ देखकर घबरा उठता है। माँ, बाबा। ये क्या बकवास कर रहा है तू? वो तो पास के गांव गए होंगे ना। अरे कोई मजाक करके गया होगा। देख तो कहीं रबड़ का हाथ तो नहीं है। ये तेरे बाबा कैसे हो सकते हैं? ये बाबा है माँ, बाबा। माँ, ये बाबा ही है, आपके सुहाग, मेरे बाबा। लग रहा था कि जाते हुए इनको ऐसे गले लगा रहा था जैसे वो आखिरी बार हो, और देखो ये क्या हो गया माँ। माँ, देख क्यों नहीं रही तुम? सुन रही हो माँ? शारदा के कदम पीछे बढ़ रहे थे। वो कुछ बोलती कि उससे पहले ही बेहोश हो जाती है। माँ उठो माँ। नहीं, ये सब क्या हो रहा है? नीलम, नीलम तुम कहाँ हो? मेरी मदद करो नीलम, नीलम। मगर नीलम कमरे से बाहर नहीं आती है कि तभी कनिष्क शारदा को अकेले ही कमरे में बिस्तर पर लिटा देता है और दरवाजे से धर्मा का हाथ उतारते हुए उसे लाल कपड़े में लपेटकर संभाल कर रख देता है। एक झटके में मेरे साथ इतना सब हो गया, मेरा परिवार बिखर गया और नीलम के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। अरे नहीं चाहिए कोई सपेरत, नहीं चाहिए कोई चमत्कार, नहीं बनना मान। मैं इस कहानी को आज यही खत्म कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बाबा चाहिए, बाबा चाहिए, मेरे बाबा चाहिए। बाबा। कनिष्क बिलखता हुआ खुद को संभालता हुआ नीलम के कमरे की ओर जाता है और बंद दरवाजा खोलता है, मगर वो देखता है कि नीलम कमरे में नहीं है। तभी सामने उसे खिड़की दिखाई देती है, जो खिड़की सीधे जंगल में जा रही थी। ये देख कनिष्क बिना कुछ सोचे समझे नीलम के लिए वहाँ से कूद जाता है। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। तुम अकेले नहीं होगी, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अब ये खेल साथ में मिलकर खेलना होगा।
और कनिष्क जंगल की ओर बढ़ता है, मगर उसे कहीं भी नीलम नजर नहीं आ रही थी। तभी उसे जंगल के बीचों बीच धुआं उठता दिखाई देता है, जो कि लाल रंग का था। कनिष्क को अंदेशा होता है कि अब खतरे का समय है कि अचानक उसके कान में बीन की आवाज भी गूंजती है। देखते ही देखते कनिष्क का शरीर अकड़ जाता है और वो चीते की रफ्तार से भी तेज दौड़ता हुआ जंगल को चीरने लगता है। उधर नीलम जंगल के बीचों बीच बनी गुफा के बाहर यज्ञ करने लगती है। मैं जानती हूँ नागिन, तू यहीं छिप कर रहती है, मगर बहुत हुआ तेरा छिपना छिपाना, अब तू मुझसे नहीं बचेगी। नीलम यज्ञ में कनिष्क का लाया सामान एक एक करके डालने लगती है। काली नागिन सामने आओ, काली नागिन सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। और अचानक नीलम के पास की झाड़ियों में पत्ते की सरसराहट के बीच दोनों ओर से बहुत विशाल काली दो नागिनें निकल कर आती हैं और नीलम को घेर कर फन फैलाकर खड़ी हो जाती हैं। ये क्या, दो काली नागिन है? मगर मुझे दूसरी नागिन के बारे में तो पता ही नहीं था। ये क्या खेल रच रही हो तुम? कौन हो तुम? देखना चाहती है कौन हूँ मैं, और मुझे भी देखेगी कौन हूँ मैं। ये कहकर दोनों नागिनें अपने नागिन रूप में आती हैं और नीलम ये देखकर घबरा जाती है कि दोनों नागिनें एक दूसरे की हूबहू हम शक्ल थी। कौन असली कौन नकली, अब कैसे मैं जानूं किसको मारूं किसको छोड़ूं? इतने से सामान से आगे क्या करूं? हे शंभू, ये कैसा तमाशा है? नीलम, हमला करो मुझ पर, करो हमला। हाँ नीलम, यही तो तुम चाहती थी कि तुम काली नागिन को खत्म कर डालो। तो लो, हम खड़े हैं तुम्हारे आगे, मारो किसे मारना है। तुम जानती हो ना, ये काले जादू के सामान के इस्तेमाल से जो बीन की शक्ति तुम जुटा रही हो, उसका इस्तेमाल केवल एक बार ही हो सकता है। तो मार दो मुझे। नहीं, मैं हूँ असली, मुझे मारो। अरे मैं असली हूँ, मुझे मारो। देखो, मैं तो तुमको डस लूंगी, मारो मुझे। नहीं, मुझे मारो, मार डालो। नहीं नहीं, ये छलावा है, इसे नहीं, मुझे मारो। खत्म कर डालो ये कहानी यहीं, वरना अगर हम बच गए तो कहीं तुम्हारी कहानी खत्म ना हो जाए। मारो, हमें मार डालो। दोनों नागिनों ने नीलम के कान में इतना शोर पैदा कर दिया कि वो तंग आकर जोर से चिल्लाती है। बस बस, चुप हो जाओ। जितना चालाक तुम लोग बन रही हो ना, उतनी हो नहीं। तुम लड़ना चाहती हो ना, तो अब युद्ध ही होगा। नीलम अपनी बीन उठाती है और दोनों नागिनें तन जाती हैं। नीलम उन पर बीन की शक्तियाँ फेंकती तो वो दोनों बगल में होकर बच जाती। नीलम कभी एक नागिन को टारगेट करती तो दूसरी बचाने आ जाती, मगर कुल मिलाकर नीलम के हर बार नागिन के सामने असफल हो रहे थे। तभी मौका पाकर दोनों नागिनें सांप रूप में आकर नीलम के शरीर को पूंछ के अंदर लपेटती हैं। आ जाइए सपेरन काबू में। इतने दिन की खुली कहानी को आज हमें खत्म करना ही है। हाँ, करना ही है। और दोनों नागिनें जहर से बने फन को क्रोध में आकर फैला देती हैं। बेबस नीलम दोनों खतरनाक जहरीली नागिनों के फन के बीच में कैद थी। नागिनों के तीखे दांतों से जहर टपक रहा था। वो इतना भयंकर जहर था कि जो जमीन पर उग रही घास पर एक बूंद गिरता है और उधर की सारी घास जलकर बंजर हो रही थी। नहीं नहीं। कनिष्क ने आने में देर कर दी थी और नीलम ने यज्ञ से प्राप्त की हुई बीन की शक्ति को इकट्ठा करके उस कैद से खुद को बचाने के लिए जोर से हमला किया। वो शक्ति इतनी भयंकर थी कि दोनों नागिनों के पूंछ की कुंडी के भीतर ही लाल शक्ति ने इतना दम दिखाया कि नागिनों की पूंछ की पकड़ खुद ब खुद खुल जाती है और दोनों नागिनें दो अलग अलग दिशा में जाकर घायल अवस्था में गिरती है। उधर नीलम ने इतना करीब से हमला किया था तो उस तेज शक्ति का असर उस पर भी हुआ और उसका शरीर भी जख्मी हालत में आकर जमीन पर मूर्छित हो गिरता है। कनिष्क। और तभी पल भर में कनिष्क भी वहाँ हाफता हुआ पहुँचता है। वो देखता है कि नीलम बेसुध सी होकर दर्द से करहा रही थी। तभी वो देखता है कि नीलम के आजू बाजू में दो घायल नागिनें भी पड़ी हैं, जिनका शरीर मानव में जैसे ही बदलता है उनका चेहरा एकदम नीलम जैसा ही था। ये तो एकदम ही नीलम है। बचाओ कनिष्क, काले नागिन खत्म, नीलम को बचा लो। हाँ नीलम, मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये तो नागिनें और दोनों इतनी जख्मी। ये देख वो हैरान रह जाता है। तभी कनिष्क देखता है कि दोनों घायल नागिनें खुद से हिम्मत करके जमीन पर रेंगते हुए एक दूसरे के करीब आना चाह रही थी और जैसे ही दोनों ने एक दूसरे के हाथ को स्पर्श किया, एक काली नागिन साए में बदल गई और उस असली नागिन में मिल गई। ओह, तो तुम में से एक छलावा थी। वाह, क्या चाल है। लेकिन तुमको नीलम की शक्ति का अंदाजा नहीं था कि वो ऐसे छलावा के साथ तो लूडो खेलती है। लूडो क्यों नीलम? पानी, मुझे बचाओ।
कनिष्क नीलम की हालत देखकर घबरा जाता है और हड़बड़ाता हुआ उसके पास पानी का पात्र ले जाता है और नीलम का सिर अपनी गोद में रखता है। हाँ नीलम, हाँ पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। देखो अब सब ठीक हो जाएगा। मेरी नीलम मुझे वापस मिल जाएगी, है ना? मिल तो जाएगी ना नीलम? कनिष्क नीलम के गोद में रखे सिर को जोर से पकड़ता है और उसके बाल खींचकर उसकी आंखों में घूर कर कहता है, कनिष्क बहुत दुख रहा है। नीलम अपने खून से सने हाथ लेकर उसके गालों को सहलाती है। नीलम की आंखों में बेइंतहा आंसू थे। वो अपनी आंसू भरी निगाहों के साथ कनिष्क की आंखों में देखती है, लेकिन उसे वहाँ प्यार नहीं, एक तरह का जुनून नजर आ रहा था। कनिष्क, ये क्या हुआ तुम्हें? जानती हो एक बात कि मैं नीलम को बहुत चाहता हूँ, बहुत ज्यादा। और कनिष्क नीलम को गोद से जोर से झटक कर उसे पानी पिलाए बिना फर्श पर गिराकर तड़पने देता है। नीलम बेबस सी भरी आंखों के साथ कनिष्क को जाता देख रही थी कि तभी उसे आगे जो दृश्य दिखाई देता है उसे देख तो आप भी चौंक जाएंगे। कनिष्क काली नागिन के पास जाकर उसका सिर अपनी गोद में रखता है और उसका सिर सहलाता हुआ उसे पानी पिलाता है। कनिष्क के आंसू नागिन के चेहरे पर गिरते जा रहे थे। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देरी हो गई। उठो, आंखें खोलो, खोलो आंखें। कनिष्क गला फाड़ फाड़ कर रो रहा था। नागिन मुरझाई सी उसकी गोद में सिर टिकाए थी और सामने अधमरी हालत में नीलम पड़ी थी। वो कनिष्क को नागिन की मदद करते देख चौंक जाती है। इसका मतलब कि कल उस सुरक्षा चक्र को तोड़ने वाले भी तुम? ये सुनकर कनिष्क नीलम की ओर देखता है। नीलम और काली नागिन जब घेरे के अंदर बाहर आमने सामने थे, तब कनिष्क बहाने से दादी के घर से बाहर आने लगता है। तभी वो देखता है कि दादा आंगन में आग जलाकर काला कम्बल ओढ़े बैठे हैं। अरे दादा, इतने जवान शरीर में तुमको कहाँ ही ठंड लगेगी। लाओ कम्बल मुझे दे दो और तुम ये पौवा पियो और मस्त हो जाओ। कनिष्क उस दादा को शराब की बाटली में उतार कर उसका कम्बल ले लेता है और उसे शरीर से ओढ़कर चेहरा कवर करके बाहर आकर देखता है कि नागिन और नीलम का आमना सामना हो रहा था। मैंने बताया था इसे कि सपेरन का बनाया घेरा मजबूत रहेगा, तब भी तुम इतनी जिद्दी हो ना कि यहाँ आए बिना नहीं मानी। अब मैं क्या करूँ? अगर तुम अंदर नहीं जा सकी तो इस नीलम को कैसे खत्म करोगी? और इसे मारना बस तुम्हारे हाथ में है, बस तुम्हारे हाथ में। इसीलिए अभी तुम्हारा बचना अधिक जरूरी है। दूर हट जा सपेरन, मुझे अंदर आने दे। मेरे चेहरे पर मूर्ख लिखा है जो न्योता देकर तुम्हें अंदर बुला लूं। ये तो सही समय है तुम पर हमला करने का काली नागिन। अब देख मेरा वार। नीलम काली नागिन पर प्रहार किए जा रही थी और काली नागिन उतनी ही कमजोर हो रही थी। तुम कमजोर पड़ रही हो, मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं? और तभी कनिष्क की नजर घर के पीछे की ओर जाती है और वो जाकर वहाँ से राख को मिटाने लगता है। वो पूरी तरह से नागिन की मदद कर पाता कि पहले ही नीलम उसे पकड़ लेती है और जब नीलम के प्रहार से नागिन उछलकर जंगल में जा पड़ती है, तब कनिष्क ही उसकी मदद के लिए जंगल में जाकर उसे सहलाकर पानी पिलाता है। कनिष्क, तुम आ गए। नीलम, इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। नीलम जमीन पर पड़े पड़े ही अपनी दोनों मुट्ठियां भींचती है और जमीन के पास मुंह ले जाकर मंत्र जपती है। अग्नि, वायु, जल, नभ, धरा, सब आओ मेरे साथ जरा, सब आओ मेरे साथ जरा, सब आओ मेरे साथ जरा। और नीलम चीखते हुए अपना सारा दम लगाती है और चारों ओर से लाल रंग की रोशनी नीलम के शरीर में संचरित होने लगती है। वो शक्ति नीलम को हवा में उठाती है। शक्ति पाकर नीलम की आंखें मुस्कुराने लगती है। तो तुम दोनों मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम दो, मैं एक। बहुत नाइंसाफी है कनिष्क, बहुत नाइंसाफी है। नीलम के हंसते हंसते शरीर में बदलाव होता है और वो एक जानवर में बदलने लगती है। अब इस खेल में मजा आएगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए फिर से लौट आई नागिन की कहानी, शर्मा राइटर की जुबानी। एनिम स्टोरीज पर ही है आनी। और गाइस, फैशन स्टोर चेक किया या नहीं? अरे गाइस, देखो मैं आपकी रिक्वेस्ट पर कहानी लाती हूँ ना, तो मेरी रिक्वेस्ट पर आप लोग क्या लिंक पर नहीं जा सकते? सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड प्लीज सपोर्ट आवर फैशन स्टोर ऑल्सो। प्लीज चेक द लिंक बिलो। थैंक्स फॉर। कनिष्क, हमारी शक्तियाँ इसके आगे कमजोर पड़ जाएंगी। नहीं पड़ेंगी, मैं हूँ ना। और कनिष्क नागिन को उठाकर उसके सीने से लगता है और दोनों के मिलन से बहुत जोरों की रोशनी निकलती है। नीलम ये देख हैरान थी। ये तुम दोनों क्या तिगड़म कर रहे हो? कुछ भी कर लो, मेरे आगे तुम्हारी एक चाल भी नहीं चल पाएगी। मेरी शक्तियों का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। ये काली नागिन और ये मामूली लड़का मेरा क्या ही बिगाड़ेंगे।
और उधर काली नागिन और कनिष्क के चारों ओर इतनी गहरी रोशनी का घेरा बन जाता है कि नीलम उसके अंदर झांक भी नहीं पाती है। अचानक से रोशनी निकलकर नीलम की आंख में जा लगती है और नीलम उछलकर दूर जा गिरती है। और उस रोशनी से जो मंजर निकलकर बाहर आता है उसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहा है। तुझे तेरी शक्ति का तो अंदाजा लग गया, लेकिन क्या तू जानती है कि भाग्य और नियति की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और नियति में इन दोनों का मिलना तय है हमेशा से ही। और उस रोशनी के भीतर से निकलते हैं दो काले नागिन। नाग और कोई नहीं बल्कि आपका चहेता कनिष्क ही था। कनिष्क को नाग रूप में देख नीलम हैरान हो जाती है। कनिष्क, तुम इस रूप में? इसका मतलब तुम एक छलिया हो, बहरूपिया? और मैं समझी थी कि इतना बड़ा धोखा। नहीं नहीं, मुझे नफरत है धोखों से। हाँ, धोखे की बात तुम कर रही हो निराली। नीलम के भेष में खुद की पहचान छिपाए घूमने वाली बोल रही है कि उसे धोखा नहीं पसंद। ये फिजूल बातें तुम्हारे लफ्ज़ से निकलती अच्छी नहीं लगती हैं। कनिष्क के मुंह से अपना असली नाम निराली सुनकर नीलम चिढ़ जाती है और कनिष्क पर जोरदार हमला करती है। उधर नागिन और कनिष्क ने एक दूसरे का हाथ थामा था। दोनों साथ मिलकर नीलम का सामना करते हैं और उसके हर एक वार का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तभी कनिष्क एक तरफ जाकर और नागिन एक तरफ जाकर नीलम की टांगों को पकड़कर उसे उठाकर दूर फेंकते हैं और नीलम एक काली गुफा के पास जा गिरती है। इस कनिष्क की ताकत तो बहुत ज्यादा है। मैं अभी इनका सामना नहीं कर सकती हूँ। मुझे अभी यहाँ से बचकर जाना होगा। और जैसे ही कनिष्क और नागिन आते हैं, नीलम उस गुफा में जाने लगती है, लेकिन तभी नागिन कूदकर उसे जमीन पर पटककर उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके बाल खींचती है। छोड़ मेरे चेहरे को नागिन। हाँ, बस यही नाम बचा मेरे पास तेरी वजह से। निराली मेरा सब कुछ छीन चुकी है, बस एक नाम बचा था और तूने एक दिन वो भी मुझसे छीन लिया। तेरी वजह से मुझे नफरत हो गई है अपने ही चेहरे से। नफरत हो गई है। इसे तो मैं नोच डालूंगी। और नागिन नीलम के चेहरे को नाखूनों से नोचने लगती है। मगर ये क्या, जैसे ही नागिन नीलम के चेहरे को नोचती है, वहाँ से खून आने की बजाय ऐसा लगता है जैसे कोई चमड़ी छिलके की तरह उतरने लगी हो और नीलम के अंदर से एक अनजाना सा चेहरा निकलता है जो नीलम के चेहरे से मेल नहीं खाता है। निराले का चेहरा। नहीं नागिन नहीं, ये क्या किया तूने? मेरा चेहरा। मेरा नाम नीलम है। नीलम क्या समझी? नीलम समझी ना? मेरी पहचान मुझे वापस दे। और नागिन निराली के ऊपर लगातार हमले करने लगती है। तभी निराली बचते हुए अपनी चमत्कारी बीन की ओर हाथ बढ़ाती है और वो शक्ति से उड़ता हुआ उसके हाथ में आ जाता है और निराली बीन का मंत्र पढ़कर उसे नागिन नीलम के गले पर रखती है तो वो दो मुंह का सांप बनकर नागिन नीलम के पूरे बदन को जकड़कर उसे कैद कर लेता है। मेरा पर्दाफाश करना चाहती है ना तू? ठीक है तो सुन, हाँ किया तेरा नाम इस्तेमाल, तेरा चेहरा, तेरी पहचान सब ले लिया। पता है क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और ऐसा कर सकती हूँ। सुना तूने? मैं काबिल हूँ, काबिल। हमेशा से नीलम, बचपन से मैं तुझसे ज्यादा काबिल रही हूँ। नीलम उस दो मुंह के सांप की जकड़ से पूरी तरह फंस जाती है और निराली अपने दोनों हाथ पांव जमीन पर रखकर एक जानवर की तरह अंगड़ाई लेते हुए दौड़ने लगती है और उस अंधेरी गुफा में जाकर छिप जाती है। नीलम दर्द से कनिष्क को पुकारती है। कनिष्क, तुम दूर क्यों खड़े हो? कनिष्क, आओ और मुझे इस प्रहार से बचाओ। ये जो मेरे बदन से लिपटा है, ये कोई आम सर्प शक्ति नहीं है। ये खास सर्प शक्ति है जिससे निकलने का कोई तोड़ नहीं है। अगर कुछ देर तक और इसे मेरे शरीर से अलग नहीं किया गया तो ये मुझे इतनी जोर से जकड़ता रहेगा तब तक जब तक कि ये मेरे शरीर की एक एक खून की बूंद को न सोख ले। कनिष्क असली नीलम को बचाने के लिए उसके पास जाने की जैसे ही कोशिश करता है, सर्प शक्ति के सांप अपने दोनों मुंह फैलाकर कनिष्क पर हमला करने की कोशिश करते हैं और कनिष्क बार बार नाकाम होने लगता है। लगता है ये जिस तरह मुझे डरा रही हैं, मुझे भी इनको डराना होगा। कनिष्क एक बड़ी डंडी लाता है और सांप के दोनों मुंह पर वार करता है। बदले में सांप जैसे ही लकड़ी पर अपना जहर उगलते हैं, वो गलने लगती है। ये देख कनिष्क हैरान होता है और फिर से नीलम को उनकी जकड़ से बचाने के लिए और अधिक कोशिशें करने लगता है। कभी कनिष्क अपनी नाग शक्तियाँ उस सर्प शक्ति पर फेंकता तो कभी बल का प्रयोग करता, लेकिन वो देखता है कि शक्तियों के अधिक प्रयोग से नीलम के शरीर को भी चोटें आने लगी है और वो बेचारी दर्द से करहा रही है। लेकिन उस सांप का बाल भी बाका नहीं हुआ है
कनिष्क अपनी पूंछ की चोट सर्प शक्ति पर बार बार मारता है, लेकिन जैसे ही वो पूंछ को शक्ति से स्पर्श करता वो उसके बदन पर भी लिपटने लग जाती। ये देख कनिष्क उसे झटक कर दूर हट जाता है। आखिर ये बला क्या है? नीलम, तुम खुद ही विशाल नागिन रूप में आकर इससे छुटकारा क्यों नहीं ले लेती? मेरी कोई भी शक्ति इसको तुमसे छुड़ा नहीं पा रही है नीलम। नीलम कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। कनिष्क देखता है कि नीलम का पूरा शरीर हल्का नीला पड़ जाता है और वो मूर्छित हालत में होने ही वाली थी। ये जिस शरीर से रखती है उसकी शरीर में इतना जहर डालती है कि उसकी शक्ति अभी काम करना बंद कर देती है। मैं नहीं बचूंगी। मैं जा रही हूँ कनिष्क, जा रही हूँ। ये कहकर नीलम ने अपने घुटने जमीन में गड़ा लिए थे। उसकी हालत बहुत नाजुक हो चली थी। नहीं 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 नीलम, एक बार तुमको खो चुका हूँ, अब और नहीं। मैं बचाऊंगा तुम्हें, बचा कर ही रहूंगा। और कनिष्क उठकर अपने आंसू पोंछता है और नीलम के पास जाकर सर्प शक्ति का एक हिस्सा छू लेता है और वो धीरे धीरे कनिष्क के बदन से भी लिपटने लग जाती है। देखते ही देखते आधी सर्प शक्ति और उसका एक फन कनिष्क के बदन से लगा था और दूसरा फन नीलम के बदन से। अब नीलम को जरा सी सांस तो आने लगी थी, लेकिन कनिष्क का दम घुटना शुरू हो चुका था। अब कनिष्क का शरीर भी हल्का नीला पड़ पानी। कनिष्क, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? ये नहीं करना चाहिए था। हम दोनों में से एक का बचे रहना बहुत जरूरी है। अगर तुमको भी कुछ हो गया तो उस निराली को कौन रोकेगा? क्यों किया तुमने? भावनाओं में आकर ये क्या हरकत कर दी कनिष्क? रो नहीं नीलम, मैंने जो किया ठीक किया। बिना खुद को खतरे में डाले मैं तुमको बचा कैसे सकता था? और रही बात निराली को रोकने की, तो उसे मैं या तुम नहीं, हम मिलकर रोकेंगे। हमें कुछ नहीं होगा। ये बोलते ही कनिष्क को एक बात का ख्याल आता है और वो नीलम के करीब आ जाता है। नीलम, मिलके, हाँ नीलम, मिलकर। ये सर्प शक्ति एक पर भारी है, मगर क्या हम दो शक्तियों का मुकाबला ही कर पाएगी? अपना हाथ इधर लाओ। और नीलम और कनिष्क एक दूसरे का हाथ पकड़कर आंख बंद कर लेते हैं और मंत्र का जाप जोर जोर से करने लगते हैं। उधर अंधेरी काली गुफा में दो लाल चमकती आंखें दूर होकर भी सब नजारा देख रही थी। ये क्या? ये ऐसे समय में कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं? मैंने इस जादुई मंत्र के बारे में कभी नहीं सुना। ना आदि ना अंत, यदा कदा सर्वदा वयमस्मि 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 सर्वदा वयमस्मि। और इस मंत्र के लगातार जाप के तुरंत बाद उनके बदन से तेज रोशनी निकलने लगती है, जो जैसे जैसे बदन से लिपटे उस सर्प पर पड़ती है तो उसका बदन चल उठता है और दोनों नाग नागिन के बदन से निकली अपार शक्ति को सर्प शक्ति सह नहीं पाती और वो टुकड़े टुकड़े होकर दूर जाकर गिरती है। सर्प शक्ति का एक फन आकर निराली के कदमों में गिरता है और वो बिलख पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, मेरी सर्प शक्ति की ऐसी हालत नहीं। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है ये? कौन सी? निराली की आवाज गुफा के बाहर तक गूंज जाती है, जिसके कहर से आसपास के बंदर, पंछी, जानवर सब भाग और दौड़ जाते हैं और गुफा के बाहर बस एक घोर सन्नाटा छा जाता है। नीलम मूर्छित होकर जमीन पर जैसे ही गिरने लगती है, कनिष्क उसे तुरंत अपनी बाहों में थाम लेता है और न जाने कहां से एक ठंडा झोंका हवा का आता है और दोनों पर फूलों के फुहार बरसा देता है। कनिष्क नीलम का चेहरा सहलाता है। बहुत इंतजार किया ना इस दिन का हमने। हमने ही नहीं, इन सब ने भी बहुत इंतजार किया कि आखिर कब एक होंगे नीलम और कनिष्क। नीलम ये कहकर कनिष्क के बदन से लिपट जाती है और दोनों सदियों की तड़प को उस आलिंगन से मिटाने लगते हैं कि तभी एक रोशनी आती है एक बड़ी भविष्यवाणी के साथ। ये मेल पर क्षण भर का है। नीलम, कनिष्क, तुमको आगे आने वाली मुसीबत को रोकना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो जान लेना कि तुम दोनों में से किसी एक का जीवन अपने आप ही काल के हाथों छीन लिया जाएगा और दोनों में से एक खुद ब खुद मर जाएगा। इसलिए जल्दी करना, दोनों के पास बहुत कम समय है। कनिष्क हैरानी से ये बात सुनकर नीलम की ओर देखता है। नीलम की आंखें नम थी। है? हुआ क्या है? ये सब क्या भविष्यवाणी है? हम दोनों तो एक दूसरे के है ना, हमेशा से, जन्मों जन्मों से। तो फिर ये सब? मैं ये सच जानती थी कनिष्क कि एक दिन आएगा जब मैं नहीं, हाँ कनिष्क, वो मैं ही हूँ। वो अपना जीवन छोड़कर चली जाऊंगी, मैं ही। मुझे नहीं पता हमारा कल कैसा होगा, लेकिन अभी मेरे पास ही रहो। इधर आओ ना, दूर क्यों खड़े हो?
और ये कहकर नीलम कनिष्क के सीने से इतनी कसकर लगती है जैसे कोई जिद्दी बच्चा अपनी माँ के गले लगता है। कनिष्क की भी आंखें नम थीं। वो नीलम को सहलाने लगता है। देखिए मिलन की ये बेला कैसे जुदाई के मंजर में बदलने वाली होगी, और आखिर नीलम कनिष्क की ये कहानी यहाँ तक कैसे पहुँची। तो बहुत सा नया हिस्सा, बहुत सा पुराना फ्लैशबैक आप सबका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए देखते रहिए नागिन की कहानी केवल एनएम स्टोरीज पर। देखते रहिए दोस्तों, व्यूज बड़े ही कम आ रहे हैं। अब कम आएंगे तो हमें इसे छोड़कर वही सब बनाना होगा जो लोग देखते हैं। इसीलिए गाइस डू सपोर्ट प्लीज। और गाइस फैशन स्टोर चेक किया या नहीं? अरे गाइस देखो, आपकी रिक्वेस्ट पर मैं कहानी लाती हूँ ना, तो मेरी रिक्वेस्ट पर आप लोग क्या लिंक पर नहीं जा सकते? सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड प्लीज सपोर्ट आवर फैशन स्टोर ऑल्सो। चेक द लिंक बिलो। थैंक्स फॉर। नीलम कनिष्क के सीने से लगी थी और गुफा में बैठी निराली खून के आंसू रो रही थी। आखिर नीलम और निराली की क्या है ये कहानी, जानने के लिए देखिए आज का खास एपिसोड। 2 महीने पहले हस्तिपुर पर हो रहे काली नागिन के प्रहार से सबके सब दुखी थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अचानक पर गांव पर आ पड़ी ये कैसी मुसीबत है। काली नागिन अचानक जंगल से आती और गांव में तूफान सा आ गया था। सब लोग डरे डरे रहने लगे थे। कोई शाम होते ही घर से बाहर निकलने में भी डरता था। वहीं जंगल की ओर तो लोगों ने जाना और अपने गाय भैंसों को चराना भी छोड़ दिया था। हंसी की जान और हस्तियों की जान कहा जाने वाला हस्तिपुर अब दहशत की दुनिया बनकर रह गया था, बस केवल और केवल उस काली नागिन की वजह से। और तभी उस दौरान जमींदार का बेटा कनिष्क बाहर से पढ़कर गांव नया नया ही लौटा था। जब वो गांव में इतना डर का माहौल देखता है तो हंस देता है। क्या क्या क्या, एक काली नागिन रात में निकलती है और लोगों का दिया दूध नहीं बल्कि शिकार करके उनका खून पीती है। अरे बस 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 भी करो, मेरा हंस कर पेट दुखने लगा है। अरे भैया, जब खून पीती है तो उसे स्ट्रॉ डालकर ही क्यों देख रहे हो सबके सब? बिना स्ट्रॉ पिएगी कैसे? खून आप सबकी काली नागिन। अरे कोई असली लाइफ है मूवी की कहानी, जो एक काली नागिन रात में निकल कर आती है बदला लेने, जिसकी आंखों में छपी है हम सबकी तस्वीरें। अब बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे भी बचाओ। ये सुनकर गांव वाले कनिष्क की नादानी देख चिढ़ जाते हैं। अरे चलो चलो, जमींदार का लड़का ज्यादा पढ़ाया है और अब अपनी डॉक्टरी हम पर ही झाड़ रहा है। लाला तू भूले मत, तू भी यहाँ की माटी से ही बना है। जो हम पर बीत रही है ना, वो सब तेरे अपनों पर ही बीत रही है। समझत कि नहीं समझत? कनिष्क को गांव वालों की बात जोर से हिट करती है और वो हंसते हंसते सीरियस हो जाता है। हाँ जानता हूँ कि ये मेरा गांव है, इसीलिए परीक्षा से पहले मैंने गांव लौटना जरूरी समझा, क्योंकि ऐसा कोई डर नहीं है जो हस्तिपुर के लोगों को हंसने से रोक सके। बड़ी बड़ी महामारियां, कोरोना, डेंगू, सबसे तो लड़ना जानते हैं हमारे गांव के लोग। ये काली नागिन के डर से खुद को अंदर बंद कर लोगे? अगर ऐसा है तो मैं खुद जाकर पकड़ूंगा उस काली नागिन को। और कनिष्क की बहादुरी को देखकर सब तालियां बजाने लगते हैं। शारदा और धर्मा चिंता भरी आंखों से एक दूसरे को देखते रह गए, लेकिन कनिष्क की इज्जत के आगे किसी की नहीं चलनी थी। इसलिए बारी थी काली नागिन और कनिष्क का आमना सामना होने की। लेकिन तुम मेरे घर आओ, मैं इसका इंतजार नहीं करूंगा काली नागिन, तुम्हें तुम्हारे घर में आकर मारूंगा, घर में घुसकर। और कनिष्क रात में बिस्तर पर नागिन के आने के समय का इंतजार करता हुआ सो जाता है। देर रात का समय होता है। कनिष्क के कानों में धीमे से आवाज आती है, कनिष्क कनिष्क उठो उठो ना, कनिष्क कनिष्क। कनिष्क ऐसी मदहोशी भरी आवाज सुनकर खुद ब खुद अपने बिस्तर से उतर जाता है और उस आवाज का पीछा करने लग जाता है। कनिष्क जंगल की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी वो देखता है कि चांद की चांदनी एक गोरे बदन पर पड़ रही है और एक लंबी काली पूंछ जमीन पर घसीटते हुए जंगल की ओर जा रही है। क्या यही है वो काली नागिन? इसका मतलब गाँव वालों का वहम नहीं, सचमुच काली नागिन है। कनिष्क उसका पीछा करते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगता है और वो बिना कुछ बोले नदी किनारे तक चलने लगती है। काली नागिन अचानक रुक जाती है और अपने बदन को नदी के अंदर डुबोने लगती है। वो भोली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। कनिष्क पेड़ की ओर से नागिन का चांदी सा यौवन निहार रहा था और उधर नागिन आंसू बहाते हुए पानी के अंदर खुद को डुबो लेती है। कुछ पल तक जब वो बाहर नहीं आती तो कनिष्क ये देख घबरा जाता है। कहाँ है? कहाँ हो तुम? और मैं कैसे तुम तक खिंचा चला आ गया?
तभी कनिष्क को ऐसे लगता है जैसे उसकी गर्दन के पीछे कोई जोर जोर से सांसें ले रहा हो। कनिष्क के ठीक पीछे काली नागिन जीभ निकाले उसकी ओर फुफकार दे मार रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे और कनिष्क डरता हुआ पीछे पलटता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा था। अचानक उसे नदी के अंदर पानी की कलकल की हलचल सुनाई पड़ती है और वो पलट कर देखता है तो काली नागिन वहीं नदी में थी जो पानी के साथ अपने बदन पर अटखेलियां कर रही थी। कहाँ से फिर चले आए ये कुछ भटके हुए साए, ये कुछ भूले हुए नगमे जो मेरे प्यार ने गाए। कहाँ थी जिंदगी मेरी कहाँ पर आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। नजर के सामने घटा सी छा गई। और अचानक कनिष्क की निगाहों के आगे सब धुंधला धुंधला सा नजर आने लग जाता है। उसे कुछ दृश्य तो नजर आ रहे थे मगर धुंधले। कनिष्क तुम भी ना बाबा अब बहुत मोटे हो गए हो। मोटे न दौड़ा जाता है ना मुझे गोद में उठाया जाता है। अच्छा मोटी की बच्ची, तुमको तो मैं अभी बताता हूँ। तभी कनिष्क देखता है कि वो धुंधले दृश्य वाली लड़की उससे आकर टकरा जाती है और कनिष्क उछलकर पानी में जा गिरता है। वो डूब रहा था, हाँफ रहा था, सांस लेने की कोशिश कर रहा था। बचाओ बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, मैं अपने आप किसी अनजान से धक्के से उछलकर यहाँ फंस गया हूँ। मुझे निकालो, मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ। कनिष्क घबराया सा अपनी सांसें बटोरने की कोशिश में था कि अचानक पानी के अंदर से नागिन के दो हाथ निकलकर कनिष्क को बाहों में थाम लेते हैं। नजर के सामने घटा सी छा गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। कनिष्क। और नागिन के स्पर्श से कनिष्क पानी पर तैरने लगता है और नागिन उसके सीने पर जाकर लेट जाती है। कनिष्क डरा सहमा सा नागिन की लाल आंखों में देखता है तो वहाँ बस ढेर सारे आंसू थे, बस आंसू, तड़प और इंतजार की मायूसी। कनिष्क के चेहरे पर नागिन के आंसू गिरते हैं और नागिन उसका माथा चूम लेती है। जैसे ही कनिष्क के चेहरे की जमी को इस काली नागिन की छुअन ने छुआ वैसे ही उसे नजर आने वाले दृश्य धुंधले से साफ होने लगते हैं। नहीं नीलम। नीलम को जैसे ही सब याद आता है वो भी अपने नागिन रूप में आ जाता है और उसके सीने से लगी उस काली नागिन की पूंछ से अपनी पूंछ को लपेटकर अपने प्यार का इजहार करता है। उसने नीलम को सीने से लगाया और जल देवता ने प्रसन्न होकर नदी का पानी उन पर नीलम तुम ठीक हो? मुझे सब याद आ गया नीलम, सब। मगर वो आखिरी दृश्य, उसमें तुम, वो सब क्या हो रहा था और मैं किस समय चक्र में फंसा हूँ और तुम हस्तीपुर के लोगों का शिकार क्यों कर रहे हो नीलम? मेरी नीलम तो एक कीड़े को भी चोट पहुँचाने से पहले उससे माफी मांगती है, तो फिर ये बदला, ये शिकार, ये काली नागिन का कहर, ये सब क्या है नीलम? क्या है ये सब? मुझे सब जानना है, सब कुछ। और नीलम सुबकते हुए कनिष्क को कसकर गले लगाती है। सब बताऊंगी, सब कुछ, मगर पहले मुझे तुम्हें कस के गले तो लगाने दो। 25 बरस लगे मुझे तुमको फिर से पाने में। तब से सीना बेचैन था तुम्हारे इस आलिंगन के लिए। कहाँ से बताना शुरू करूँ मैं कनिष्क कि जब तुम यहाँ नहीं थे, यहाँ इस संसार लोक में क्या क्या नहीं गुजरा। तुम्हें मेरी याद आने में 25 बरस जरूर लगे, लेकिन मैं तो न जाने कितने दशकों से अपने सीने के अंदर तुम्हें फिर से मिलने की उम्मीद लिए चल रही थी, जी रही थी, हर रोज मर रही थी, बस इसी एक इंतजार में कि मेरा कनिष्क कहीं से पुकारेगा। नीलम तुम लौट आए कनिष्क। बस मेरी हमदम, हमें नियति तोड़ती है तो जोड़ती भी तो वही है ना? जानती हूँ, और उसी नियति ने मुझे नीलम से काली नागिन बना दिया। मगर तुम लोगों को चोट क्यों पहुँचा रही थी नीलम? कनिष्क, जो लोगों को चोट पहुंचा रही है वो मैं नहीं, निराली है। एक बहरूपिया निराली, एक छलिया निराली, जिसका सबसे बड़ा हथियार उसकी अदा ही है। जितनी मासूम वो दिखती है उसका चवन्नी भर सच नहीं है। हरी भरी बस्ती को अगर वो छू ले तो वो बेजान हो जाए। जिस रास्ते से वो गुजरती है वो पंचर हो जाए। जिस जानवर को वो छू ले तो उसके गुण खुद में सोख लेती है। मनचाही आवाज निकालकर वो किसी को भी आसानी से बेवकूफ बना सकती है। उस निराली ने ही मुझे सबके सामने एक कातिल काली नागिन बना दिया। लोग मुझे नागिन नीलम के नाम से नहीं, दरिंदा काली नागिन के नाम से जानते हैं, जो रात के अंधेरे में निकलती है और लोगों को मार डालती
डालती है, जबकि सच ये है कि वो तो मैं थी ही नहीं। वो मेरे भेष में निराली है, वो सब कुछ करती आ रही है। तुम्हारे सामने जो आंखों में पानी भरे हैं, असल में वो है तुम्हारी नीलम, तुम्हारी नागिन, काली नागिन, बस तुम्हारी। मैंने किसी को नहीं मारा कनिष्क, नहीं मारा नहीं मारा। मैं तो आज तुम्हारे लिए अपनी दुनिया से बाहर आई हूँ, छिपी रहती हूँ इसी डर से कि काली नागिन के प्रति फैली इस नफरत की वजह से ये इंसान कब मुझ पर हमला कर दे, मुझे नहीं पता। कनिष्क नीलम की बात सुनकर हैरान था। उसे निराली की शक्ति का तो अंदाजा लग गया था, लेकिन अभी भी कुछ सवाल थे। मगर वो निराली आखिर ऐसा क्यों कर रही है, और नीलम तुम्हारे साथ ही क्यों, और आखिर कौन है ये निराली? मेरी बहन है निराली, मेरी अपनी बहन। कनिष्क भी आप सबकी तरह ये सुनकर हैरान था। आखिर नागिन की बहन ये सब कर रही है, और अगर ऐसा है तो उसके पास अपनी भी तो नागिन शक्तियाँ होगी, तो वो ऐसा क्यों कर रही है? अब जानने के लिए तो आपको इस कहानी के अगले भाग का इंतजार करना होगा। इसी कहानी को बार बार प्यार देते रहिए और देखते रहिए एनएम स्टोरीज। गाइस, फैशन स्टोर चेक किया या नहीं? अरे गाइस, देखो आपकी रिक्वेस्ट पर मैं कहानी लाती हूँ ना, तो मेरी रिक्वेस्ट पर आप लोग लिंक पर नहीं जा सकते। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्लीज सपोर्ट आवर फैशन स्टोर ऑल्सो। चेक द लिंक बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आखिर ये सब करने वाली है कौन, और क्या लगती है वो तुम्हारी? वो निराली है, निराली मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन। क्या? तो वो निराली, वो भी एक नागिन? नहीं, निराली ना नाग है, ना कोई जानवर, ना मानव है, ना कोई आत्मा। निराली बस एक छलावा है, ऐसा छलावा जो आपकी जिंदगी में आपकी ही मर्जी से घुसकर उसे तबाह करने लगेगी, लेकिन आपको खबर तक नहीं होगी। मगर दो बहनें, एक नागिन एक बहरूपिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नीलम नीलम कनिष्क का हाथ पकड़कर उसे नदी किनारे ले जाती है और दोनों साथ बैठ जाते हैं। बताऊंगी, सब बताऊंगी। कहानी जरा लंबी है, तो मेरी गोद में सिर टिका लो ना कनिष्क। जमाने से तुम्हारा करीब होना महसूस नहीं किया है। और कनिष्क नीलम की गोद में सिर टिका लेता है और नीलम कनिष्क को सहलाते हुए उसे अपनी कहानी सुनाने लगती है। तो ये बात इस समय की नहीं है। आज से 22 साल पहले जब तुम और मैं इस दुनिया में आकर जुदा हो गए थे, तो मैं इस दुनिया की भूल भुलैया में उलझकर एक छोटी बच्ची के रूप में आई। कचरे के ढेर में बैठी एक छोटी सी मासूम बच्ची रो रही थी। आसपास से गुजर रहे सब लोग उसे देखकर तो जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी बेचारी नन्ही सी जान को उठाकर सहलाया नहीं, पुचकारा नहीं। तभी वहाँ लाठी पीटती हुई एक औरत आती है, जिसका हाथ पकड़े एक छोटी लड़की भी थी। शंभू शंभू शंभू, तमाशा सबको देखना है, लेकिन इस बेचारी जान को कोई छू भी नहीं रहा। अरे कचरे में ही बैठी है, तुम सबके गंदे मन से तो साफ जगह पर बैठी है। ये कहकर कुसुम ने लाठी पीटते हुए बच्ची को गोद में उठा लिया और उसे अपने दुपट्टे से साफ करने लगी। माँ माँ, ये कौन है? ये तुम्हारी छोटी बहन है। पर तुमने तो इसे पैदा नहीं किया। इसलिए ये तुम्हारी खास बहन हुई, जिसे भगवान ने हमारे पास भेजा है। अब इसे घर ले चले। और कुसुम उसे अपनी बेटी बनाकर ले आती है। वो आकर बच्ची को आंगन में रखे टब में नहला रही थी, मगर दूर बैठी निराली उसे लगातार घूर रही थी। माँ, मगर हम इसे बुलाएंगे क्या? तभी कुसुम की नजर बच्ची के हाथ पर पड़ती है, जहाँ पहले से उसका नाम लिखा था नीलम। देखो, शंभू ने पहले ही इसका नाम रचा है, नीलम। निराली की छोटी बहन नीलम। अच्छा नाम है ना? आज से मेरी दो बेटियां। तभी कुसुम नीलम की पीठ को सहला रही थी, तो उसे वहाँ कुछ अलग बनावट लगती है, लेकिन वो मन का वहम समझकर रह जाती है। दूसरी ओर कुछ समय पहले हस्तिपुर के अंदर भी एक अजीब घटना घटती है। आइए देखते हैं। हस्तिपुर के जमींदार जमींदारनी शारदा और धर्मा के जब कोई औलाद पैदा नहीं हो रही थी, तो 15 बरस पहले जंगल के एक साधु ने उन्हें एक रुद्राक्ष दिया और कहा कि इस रुद्राक्ष को एक टोकरी में कपड़ों से ढककर रोज इसको दूध से सींचना, वो भी पूरे 9 महीने तक। लेकिन 9 महीने पूर्ण होने से पहले तुम कपड़ा हटाकर इसे देख नहीं सकते। शारदा और धर्मा एक दूसरे के चेहरे की ओर देखते हैं और वो रुद्राक्ष लेकर घर आ जाते हैं। ए जी, ये सब क्या करने से संतान प्राप्ति होगी? तंत्र मंत्र विज्ञान जब सब कुछ करके देख ही लिया है, तो ये एक और प्रयास सही। लेकिन ये आरंभ करने से पहले जान लेना कि ये बड़ा ही कड़ा नियम है। हम एक भी दिन ये करना भूलना नहीं है। और दोनों ने साधु की बताई क्रिया को मानने का फैसला कर लिया। शारदा और धर्मा नियम से उस कपड़े से ढकी टोकरी को जल से सींचते और उसके आगे हाथ जोड़ते। दिन बीतने लगे और ऐसा करते हुए 4 महीने बीत गए। शारदा आईने के सामने खड़ी होकर अपनी कोख निहार रही थी, जहाँ कोई बदलाव नहीं था। ये देख वो रो देती है। इस क्रिया से कोई फायदा नहीं दिख रहा है। अभी भी मेरे शरीर में कोई बदलाव नहीं आया है जी।
धैर्य रखो भागवान, बदलाव आएगा। तुम इस क्रिया को जारी रखना। मैं 2 दिन के लिए काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ। और धर्मा 2 गांव छोड़कर दूसरे गांव में चला जाता है। रास्ता जंगल से होकर गुजर रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे लगता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। एक गहरी सरसराहट उसके कानों में पड़ती है। वो घबराकर जैसे ही पलटता है, देखता है बड़े फन वाला विशालकाय नाग उसके सामने फन फैलाए खड़ा है और उस पर हमला करने वाला है। सांप, 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 बचाओ मुझे बचाओ। मुझे सांपों से बहुत डर लगता है, बचाओ। तभी नाग और धर्मा के बीच जादुई बीन वाली कुसुम आकर खड़ी हो जाती है और नाग से लड़ने को तैयार हो जाती है। बाबू साहब, आप मेरे पीछे ही रहना। यहाँ परदेसियों के कदमों की आहट पाकर ऐसे नाग बाहर निकल आते हैं। धर्मा इस सपेरन के आने से थोड़ी हिम्मत में आता है और कुसुम को कमर से जकड़ लेता है। कुसुम बीन बजाती है और नाग उसकी बीन की आवाज से मदहोश होकर वहाँ से चला जाता है। ओम नमः शिवाय। कुसुम को ध्यान आता है कि इस परदेसी ने उसे कमर से ऐसे जकड़ा है जैसे कोई छोटा बच्चा। अरे बाबू साहब, आंखें खोलो, वो नाग कब का चला गया। आप भी ना इतनी बड़ी काया वाले जमींदार हैं और एक छोटे से प्यारे से नाग से डर गए। धर्मा कुसुम की आवाज सुनकर सकपका कर उससे अलग होता है। वो देखता है कुसुम कोई आम सपेरन की तरह नहीं थी, बड़ा ही तेज था उसके चेहरे पर। शुक्रिया बोल रहे हैं ना बाबूजी, मैं समझ गई। अब इतना धीमे बोलेंगे तो मेरी बच्ची मेरे इंतजार में भूख से रोने लगेगी। चलिए मैं चलती हूँ। हाँ, और आगे भी जाए तो पाँव जोर से पटकते हुए जाइएगा ताकि आगे कोई और सांप ना मिले। धर्मा मुस्कुराकर आगे निकल जाता है और वो 2 दिन बाद घर लौट आता है। दिन बीत रहे थे, 9 महीने होने को आए, लेकिन शारदा की कोख अभी भी भरी नहीं थी और वो हिम्मत हार जाती है। सब व्यर्थ है जी। कल ही मैं इस टोकरे को दरिया में बहाऊंगी। मेरे नसीब में माँ बनना ही नहीं लिखा। धर्मा शारदा को शांत कराता है और दोनों सो जाते हैं। देर रात को शारदा के कान में बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो हड़बड़ा कर उठकर अपना पेट देखती है, लेकिन आवाज वहाँ से नहीं बल्कि टोकरी से आ रही थी। शारदा और धर्मा जैसे ही टोकरी से कपड़ा हटाते हैं, उसमें एक रोता हुआ सुंदर बच्चा होता है। शारदा ये देख रोते हुए उसे सीने से लगा लेती है और 1 घंटे तक दूध पिलाती है। मालिक है जी। हमारी औलाद ने आज जन्म लिया है, शिवरात्रि की रात को। देखो तो शारदा, इसके हाथ पर कुछ लिखा है, कनिष्क। ये कोई आम लड़का नहीं है, ये बहुत खास बच्चा है, हमारा कनिष्क। और इस तरह कनिष्क ने हस्तिपुर की बस्ती में जन्म लिया। 15 साल बाद दिन आगे बढ़ रहे थे। नीलम और निराली अब किशोरिया बन। माँ देखो ना जीजी को, मेरी कॉपी कलम लेकर भाग रही है। आना, आजा, ले ना। क्यों छेड़ती हो तुम छोटी को? लौटा दो ना उसे कॉपी कलम इसकी। तुम बड़ी हो निराली, समझदार बनो अब। पर माँ, मैं तो मस्ती। देखो ना नीलम ने कॉपी पर क्या बनाया है, किसी की 2 आंखें। देखो ना माँ। कोई बात नहीं, तुम उसे उसका सामान लौटा दो। नहीं, तुम हमेशा उसकी तरफदारी करती हो, मैं ये नहीं लौटाऊंगी। हाँ। निराली क्रोध में आकर नीलम की कॉपी को चूल्हे में झोंक देती है और नीलम ये देख खड़ी खड़ी रोने लग जाती है। चूल्हे के अंदर उसकी कॉपी के साथ उन पर बनी कनिष्क की 2 आंखें भी जल रही थी। कौन हो तुम? क्यों बार बार मेरे जहन में आकर सताते हो? क्या मैं तुमको जानती हूँ या तुम बस मेरा एक ख्याल हो लड़के? नीलम को कनिष्क का धुंधला सा चेहरा नजर आने लगा था। उधर कनिष्क को भी सांपों के साथ खेलने में बड़ा लगाव हो गया था। ये देख शारदा को कनिष्क की बहुत फिक्र हो जाती है। ए जी, मुझे कनिष्क की चिंता रहती है। दिन रात बस सांपों से ही लिपटा रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई जहरीला सांप आकर। नहीं, आप इसको जल्दी शहर भेज दो। ठीक है, पर पहले मैं गांव का काम कराता हूँ। जा रहे हैं तो कनिष्क को भी यहाँ से दूर ले जाइए। और धर्मा कनिष्क को लेकर कुसुम के गांव में पहुंचता है। बीच बीच में भी धर्मा कुसुम से मिलने बहाने से आ जाता था और दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन उस रोज जब धर्मा के साथ कनिष्क आता है तो उधर से कुसुम के साथ नीलम भी आती है। नीलम कनिष्क को जैसे ही देखती है हैरान हो जाती है। नीलम और कनिष्क अपने बचपने में आमने सामने तो खड़े थे, लेकिन अपनी नियति पहचान नहीं पा रहे थे। मेरे साथ खेलोगी तुम? हाँ, खेलूंगी। एकदम वही आंखें हैं तुम्हारी। दोनों एक दूसरे का हाथ जैसे ही पकड़ते हैं, आसपास के सब नाग नागिन मोर पंछी सब नाचने लग जाते हैं।
जहाँ नियति इनको दूर कर चुकी थी, वहीं जमाने बाद आज ये दोनों बाल स्वरूप में एक दूसरे के साथ थे। धर्मा और कुसुम एक दूसरे को वहाँ रिझा रहे थे, बातें कर रहे थे। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो कुसुम, मुझे कभी मत भूलना। अब मुझे चलना होगा। कनिष्क चलो। कनिष्क नीलम का हाथ छोड़कर जाने लगता है, लेकिन अपने आप ही नीलम की आंख भर आती है। हमारे बच्चे भी अच्छे दोस्त बन गए कुसुम। हाँ काका, कनिष्क अब मेरा अच्छा दोस्त है। तभी वहाँ से निराली गुजर रही होती है और उसकी नजर कनिष्क के फूटते यौवन पर जा पड़ती है। ओहो, तो ये है कॉपी वाली आँखें। अब आँखें भले ही इनकी हो, पर निगाहें तो इन पर निराली ही डालेगी, समझी नीलम। और निराली कनिष्क को नीलम से दूर करने का ठान लेती है। उधर कनिष्क शहर चला गया और इधर नीलम की नागिन की शक्तियाँ असर करने लगी। क्या माँ, वो एक काली नागिन है? हाँ, मैं तो ये बात हमेशा से जानती थी, लेकिन सही समय का इंतजार कर रही थी। निराली, जाओ जरा नीलम को बुला लाओ। नीलम और निराली दोनों कुसुम के पास बैठ जाती हैं। मेरी बच्चियों, सबके अंदर खास शक्तियाँ होती हैं। नीलम को वो शक्तियाँ ईश्वर से प्राप्त हुई हैं, मगर निराली को वो शक्तियाँ मुझसे विरासत में मिल रही हैं। लेकिन बस दोनों ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना हो। और कुसुम ने अपने सपेरन का हुनर से लेकर सारी विद्या निराली को सिखाई और नीलम भी अपने रूप पर काम करने लगी। करते करते दोनों लड़कियां पूरी तरह जवान हो गई थी। लेकिन कुसुम एक बात से अनजान थी। जब कुसुम निराली को अपनी शक्तियाँ देती थी, तो उसके बाद निराली जंगल की एक गुफा में बैठकर काले जादू की मदद से उन शक्तियों को और मजबूत बनाती थी। माँ, तूने तो कह दिया कि मुझे तुझसे विरासत में ताकत मिलेगी, लेकिन मेरे लिए वो काफी नहीं है। मुझे चाहिए उस काली नागिन की सारी शक्तियाँ, उसका नाम, उसकी पहचान और उसका प्यार भी। और मैं जानती हूँ उसके लिए मुझे क्या करना होगा। निराली एक कांच की शीशी उठाती है जो काले जादू के धुएं से भरी थी, और वो शीशी गटक जाती है। ये पोषण ना मुझे तुम कभी दे सकती थी माँ, और ना ही ये कुदरत। ये अब मैं खुद बनाऊंगी। हाँ, इस दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे निराली। निराली रात में सबके सोने के बाद नीलम के पास जाती है और उसके चेहरे को सहलाते हुए मुस्कुराने लगती है। देखते ही देखते निराली का पूरा रंग रूप हूबहू नीलम का हो जाता है। कहा था ना, मैं तेरी पहचान तक छीन लूंगी तुझसे नीलम। आगे देखिए निराली ने क्या कहर बरसाया था नीलम के जीवन पर। जानने के लिए देखिए हमारा नागिन का ये नया और सबसे अलग सीजन, दो बहनों का इंतकाम और प्यार की दास्तां, केवल एनएम स्टोरीज पर। और गाइस, फैशन स्टोर चेक किया या नहीं? अरे गाइस देखो, आपकी रिक्वेस्ट पर मैं कहानी लाती हूँ ना, तो मेरी रिक्वेस्ट पर क्या आप लोग लिंक पर नहीं जा सकते? सो प्लीज कीप वॉचिंग and please do like, share, comment, subscribe and support our fashion store also. Please check the link below. Thanks. निराली ने तंत्र विद्या की मदद से अपनी माँ की सिखाई शक्तियों को इतना ताकतवर कर लिया था कि अब वो जिस चीज को भी छूती थी उसका रूप ले लेती थी। निराली नीलम के पास जाती है और उसके चेहरे को छूकर उसका रूप ले लेती है। निराली देखते ही देखते नीलम में और फिर एक विशाल नागिन में बदलकर जंगल में आती है। निराली अपना आकार बढ़ाती जा रही थी। इतनी शक्तियाँ महसूस हो रही हैं कि मैं अब जब चाहूँ तो किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकती हूँ। मगर मुझे ये बहरूपिया रूप ऐसी छोटी लड़ाइयों के लिए नहीं मिला। मुझे लड़नी होगी बड़ी जंग। मैं आ रही हूँ हस्तिपुर। और निराली काली नागिन नीलम का भेष लेकर हस्तिपुर गांव पर हमला कर देती है और बहुत लोगों को चोट पहुंचाती है। वो गांव के हर घर में झांककर कुछ ढूंढ भी रही थी। कहाँ है वो गांव वालों? मैं आज आई हूँ। अब से मैं तब तक आऊंगी जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता। हस्तिपुर के लोग काली नागिन के हमले से डर जाते हैं। तभी वहाँ खड़ा धर्मा ये देख घबरा जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कनिष्क के लिए आई हो? अच्छा किया जो हमने उसे शहर भेज दिया। निराली ऐसा आतंक मचाकर घर लौटती है और अपने असली रूप में आकर चुपचाप सो जाती है। आज वो बहुत खुश थी। आज मेरी बरसों से चल रही लड़ाई को ठंडक मिली है। नीलम, तूने मेरा सब कुछ छीनना चाहा ना? अब देखना मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगी। अगली सुबह होती है। नीलम देर तक अपने बिस्तर में सो रही थी। कुसुम उसे सोता देख मुस्कुराते हुए उसके पास आकर जैसे ही उसे सहलाती है, नीलम चमककर कुसुम का हाथ पकड़कर उसे जोर से मोड़ती है और धकेल देती है। वो मैं बुरा सपना देख रही थी। कुसुम नीलम को ऐसा करते देख हैरान थी, पर वो सच में उसका बुरा सपना समझकर अनदेखा कर देती है। दोपहर में कुसुम नीलम से काम करने को कहती है। काम किसका है? तुम्हारा खुद का ना? तो मैं तुम्हारे काम का ठेका क्यों लूं? वैसे भी जो तुम्हारी असली बेटी है, बेहतर है तुम उसी से काम को कहो।
नीलम ये बोलकर मुंह बनाते हुए चली जाती है। नीलम की इस बात का कुसुम को बहुत अजीब लगता है। क्या हुआ नीलम को, क्या हुआ? ये इतनी अजीब क्यों लग रही है? और निराली सुबह से कहाँ गायब है? तभी पड़ोस के बच्चे नीलम को खेलने के लिए आवाज लगाते हैं और नीलम जब उनके साथ खेलने जाती है तो खेलने की बजाय उनसे लड़ बैठती है। तू हंसेगा मुझ पर? तू रुक, तेरी तो। नीलम बच्चे को धकेल कर उसके ऊपर बैठकर उसे खूब मार रही थी और बच्चा बेचारा बस चिल्लाता रहा। काकी बचाओ बचाओ काकी, कोई है, नीलम दीदी मेरी जान ले लेगी। कुसुम को घर के अंदर जब बच्चे की चीख सुनाई देती है तो वो खिड़की से झांकते हुए नीलम को ऐसा करता देखती है। अब कुसुम के सब्र का बांध टूट गया था। वो चूल्हे से ईंधन की लकड़ी निकालती है और बाहर की ओर भागती है। तभी बच्चे पर बैठी हुई नीलम की नजर गलियारे से आती हुई लड़की पर पड़ती है जो कि असली नीलम थी। ये देख वो बहरूपिया नीलम वहाँ से सरपट भाग लेती है और जब कुसुम बाहर आती है तब तक असली नीलम बेचारी उस जगह आ जाती है। अरे छगन, तुम धरती में धूल क्यों भाग रहे हो और ये क्या हाल बना रखा है? एकदम धूल के भूत लग रहे हो। नीलम को हंसता देख कुसुम का क्रोध बहुत बढ़ जाता है और वो आग देखती है न ताप बस नीलम को गर्म ईंधन से मारती जाती है। माँ मुझे क्यों मार रही हो? माँ मुझे मत मारो ना, मैंने क्या किया है? कुसुम को बेटी को ऐसी कठोर सजा देते हुए दुख तो बहुत हो रहा था लेकिन वो रोती जा रही थी और नीलम को मारती जा रही थी। पीछे खड़ी निराली ये देख बड़ा खुश हो रही थी। नहीं, तुझे मार नहीं पड़ेगा। तेरी हरकतें बहुत खराब होती जा रही हैं नीलम। मुझे मजबूर मत कर कि मैं सगे सौतेले में फर्क करने लगूं। ये सुनकर नीलम का दिल टूट जाता है और उस पर ईंधन की चोट का असर भी खत्म हो गया। वो बस खड़ी खड़ी अपनी माँ को देखकर रोती जा रही थी। कुसुम भी गर्म ईंधन से जहाँ जहाँ नीलम को मार रही थी वहाँ वहाँ चमड़ी जल रही थी। नीलम के पूरे बदन पर घाव हो गए थे। ये देख कुसुम का दिल पसीज जाता है और वो रुक जाती है, मगर नीलम रोती हुई जंगल की ओर भाग गई थी। कुसुम बहुत उदास हो गई। शाम ढलने को होती है कि तभी हस्तीपुर का एक आदमी कुसुम के घर के पास से गुजर रहा था। बातों बातों में उसने कुसुम से काली नागिन के हमले की बात कह दी। बहन जी, समय पर घर नहीं गया तो शाम ढलते ही वो काली नागिन फिर हमला करने आ जाएगी। अब तो आदमी अपने भी गांव में सुरक्षित नहीं है। देखो तो आप भी ध्यान रखना, कहीं वो यहाँ भी ना आ जाए। भोले भोले भोले। आदमी वहाँ से चला जाता है, मगर कुसुम के जहन में काली नागिन वाली बात चलने लगती है। तभी उसे जंगल से चलकर आ रही नागिन की परछाई दिखती है और वो नीलम में बदल जाती है। ये देख कुसुम को थोड़ा शक तो होता है। इतनी मार खिलाई है तो रात का खाना भी मुझे दोगी कि नहीं माँ? हाँ, आजा मेरी बच्ची, माँ से नाराज नहीं रह पाई ना? माँ भी नाराज नहीं रह सकती दोनों से। वैसे कहाँ चली गई थी तू? काफी थकी हुई लग रही है। कहीं दूर गई थी क्या? हाँ, पास के ही गाँव में गई थी माँ। कौन सा गांव? हस्तीपुर तो नहीं? ये सुनकर नीलम नजरें चुराने लगती है और फिर वो सच बता ही देती है। हाँ गई थी, वहीं गई थी जहाँ तुम्हारा यार रह रहा है, समझी? और कुछ सुनना है? पीछे ही पड़ जाती हो यार तुम तो। अब शक्तियाँ है मेरे पास तो थोड़ा बहुत खेल लूंगी तो क्या चला जाएगा? नीलम, जो करना चाहती हो करना, पर एक चीज का ध्यान रखना कि तुम्हारी माँ ने अपनी दोनों ही बेटियों को प्यार किया है, चाहे वो नीलम हो या निराली तुम। निराली कुसुम के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान हो गई थी। वो सक पका कर बोली, निराली? अब वो कहाँ से बीच में आ गई? वैसे भी मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। बस निराली, तू अपने छल से हस्तीपुर को बहका सकती है पर अपनी माँ को नहीं। इस चेहरे के पीछे निराली है, ये तेरी माँ जानती है। वैसे भी तू नीलम का भेष तो ले ली है, लेकिन उसके उन जख्मों को भी शरीर पर उकेरना भूल गई जो आज मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बच्ची को दिए हैं। निराली की चोरी पकड़ी गई थी और वो असली रूप में आ जाती है। माँ देखा, तू भी नहीं पहचान पाई कि ये नीलम नहीं थी। देखा तूने, मेरे पास इतनी शक्तियाँ आ गई है माँ कि मैं जिसका चाहूँ आकार और चेहरा ले सकती हूँ। पर इन शक्तियों का क्या फायदा जब तूने घोलना जहर ही है, कभी बहन को लेकर तो कभी अपनी ही माँ को लेकर। आखिर क्या साबित करना चाह रही है तू निराली? यही कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ माँ। एक राह चलती कचरे के ढेर में मिली वो लावारिस नीलम नहीं, हमेशा उसे सब मिला। ईश्वर का वरदान, ये नागिन रूप, उस कनिष्क की दोस्ती, सब कुछ। मेरे को क्या मिला बोलो? तेरे पास तो तेरी माँ थी ना मेरी बच्ची, तुझे और क्या चाहिए था? मुझ पर हमेशा पहला हक तेरा ही है, मेरा सब कुछ तेरा ही तो था। हाँ, नीलम भी मेरी ही बेटी है, लेकिन जो मेरी कोख में बली बड़ी है, मेरा झुकाव तो उसी की तरफ रहता था ना। और क्या चाहिए था तुझे? तू क्यों हो गई ऐसी?
क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह एक मामूली सपेरन वाली जिंदगी नहीं जीनी थी यार। मुझे भी खास बनना था उस नीलम की तरह, और फिर काले जादू ने मेरा साथ दिया, और देख अब मैं क्या क्या। निराली कुसुम को छूकर उसका रूप धारण कर लेती है। कुसुम अपनी बेटी को ऐसे देख बहुत खतरा महसूस करती है। निराली, मेरी बच्ची, ये रास्ता ठीक नहीं है। तो इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। माँ, मेरे रास्ते में भूल कर भी मत आना, वरना मुझे ये रास्ता साफ करना होगा। माँ ने मुझे सौतेला कहा, अब मैं कभी वापस घर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। और उस दिन से निराली ने नीलम बनकर बहुत आतंक मचाया। कुसुम डर कर रहने लगी। उसे नीलम की भी याद सताती थी। और एक दिन निराली काली नागिन बनकर हमला करने के लिए जंगल से जा रही थी कि तभी नीलम ने उसे देख लिया। ये क्या? ये तो हूबहू मेरी तरह। आखिर ये चल क्या रहा है? नीलम देखती है कि काली नागिन बंटी को उठाकर जंगल की ओर बढ़ रही है। तभी नीलम काली नागिन के आमने सामने हो जाती है और दोनों में युद्ध होता है। चोट भी लगती है, नकली नागिन के खून भी निकलता है। दोनों नागिनों को लड़ता देख बंटी मौके का फायदा देखकर दूर कहीं भाग गया था और सबको लगा कि वो मर गया है। आखिर है कौन तू, और ये रूप मुझ जैसा कैसे है? अरे मेरी बहना, अभी तो तेरा रंग रूप लिया है, धीरे धीरे तेरी किस्मत, तेरा प्यार, तेरी पूरी जिंदगी मेरी होगी। और निराली अपने असली रूप में आ जाती है। नीलम अपनी खुद की बहन को देखकर हैरान थी। जीजी, तुम आखिर ये सब क्यों? ओह, इसलिए भी उस दिन माँ ने बिना सच जाने मुझे मारा होगा। पर तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे नफरत है तुझसे। नफरत, इतनी नफरत कि मैं तुमको कोई आसान मौत नहीं बल्कि तड़पा कर मारना चाहती हूँ। पर क्यों जीजी? मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना। नहीं, मैंने तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं माना। जो प्यार मेरा था वो सब मेरे हिस्से का तुमने बांटा है। बस अब बहुत हुआ। अब तुम्हारे इस रंग रूप चेहरे से हर कोई नफरत करेगा नीलम। तुम सबकी नफरत के लायक ही बचोगी। माँ भी तुमसे बस नफरत ही करती है। और नीलम को निराली ने अपनी ही नजरों में शर्मिंदा करके झुका दिया था। नीलम रोते हुए अंधेरे में गुम हो जाती है। निराली घर आकर आराम से अपनी माँ के साथ रह रही थी कि अगले दिन कुसुम का फोन बजता है। कुसुम, मेरी दोस्त, आज तुम्हारी मदद चाहिए। गांव में एक काली नागिन का प्रकोप है और मुझे मेरे बेटे कनिष्क को सुरक्षित रखना है। मेरी मदद करो। क्या कनिष्क बेटा शहर से लौट आया? ठीक है, मैं कल ही आती हूँ। और कुसुम फोन रख देती है। तभी वो पीछे पलटती है कि दरवाजे पर असली कुसुम खड़ी थी और ये नकली कुसुम हंसते हुए निराली में बदल जाती है। किसका फोन था निराली? था किसी धर्मा का। कह रहा था हस्तीपुर के लोगों को मदद चाहिए। धर्मा का फोन? कैसी मदद? मैं आज ही निकल जाती हूँ। नहीं माँ, तुम नहीं जा सकती हो वहाँ। बस मैं जाऊंगी, बस मैं। नहीं, तुम यही रहोगी। बस उस गांव को वैसे भी तुमसे ही खतरा है। हंस क्यों रही हो? सोच रही हूँ तुम जाओगी कैसे जब तुम जिंदा ही नहीं रह पाओगी। ये कहकर निराली अपनी माँ कुसुम की मुंडी घुमाकर तोड़ देती है और कुसुम मर जाती है। निराली अपनी माँ का माथा चूमकर उसे दीवार के सहारे खड़ा कर देती है। क्यों फिजूल जिद कर रही थी तुम? मारी गई ना। चलो, ओम शांति शांति नमः। खबरदार जो दोबारा मेरे और कनिष्क के बीच में आई तो। और निराली कुसुम के शरीर से सारी शक्तियाँ निचोड़ लेती है और उसका शक्तिशाली बेन भी खुद ले लेती है। सपेरन नीलम का रूप लेकर पहुँच जाती है हस्तीपुर कनिष्क के पास। नीलम जंगल के अंधेरे में बैठी बस रोती रहा करती थी कि तभी उसे कुछ लोगों की बात सुनाई देती है। सुना है जमींदार ने जिस सपेरन को काली नागिन को पकड़ने के लिए बुलाया है, बहुत सुंदर है वो। अब घर में उसका जवान बेटा क्या नाम है उसका? हाँ, कनिष्क, वो है। और एक सुंदर सपेरन भी आ गई। तो अब नागिन पकड़ी जाए ना जाए, पर बीन तो बजेगा ही। क्या कनिष्क लौट आया है? मुझे उसे मिलकर सब बताना ही होगा। और फिर जहाँ निराली सपेरन बनकर कनिष्क को हासिल करने की चाल करती है, वहीं नीलम अपनी सच्चाई और अपने प्यार के चलते कनिष्क को पा ही लेती है। नीलम कनिष्क अब एक हो गए थे और गुफा में बैठी निराली दोनों को जुदा करने की बड़ी चाल तैयार करती है। देखिए अगले भाग में क्या घटित होगा। और ये भी बताइए, नागिन का अगला सीजन इसी सीरीज की कहानी से चाहिए या एकदम नई कहानी? प्लीज जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए देखते रहिए एनएम स्टोरीज। मिलियन होना थोड़ा ही दूर है दोस्तों। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्लीज सपोर्ट आवर फैशन स्टोर ऑल्सो। चेक द लिंक बिलो। थैंक्स। नीलम कनिष्क सबसे पहले हस्तीपुर पहुंचते हैं। वहां के लोग कनिष्क को नाग रूप में देखकर हैरान थे।
देखो देखो जमींदार के बेटे को क्या हो गया है, लगता है उस नागिन का झूठा खा लिया है। गांव वालों मेरी बात सुनिए। जैसे ही नीलम अपनी बात बोलते हुए आगे बढ़ती है, गांव के सभी लोग उसे देखकर कांपने लगते हैं। मेरे बेटे को खाने वाली काली नागिन है तू। अरे क्या मिला चुड़ैल जो मेरे बेटे को निकल गई। हो गई तेरी भूख शांत। नीलम सब लोगों का विलाप देखकर सहम जाती है कि उसकी बहन निराली ने इन सब की जिंदगी की शांति और चेहरे की हंसी कैसे छीन ली थी। शांत हो जाइए, आप सब जो मुझे समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। वो जो खौफ फैला रही है वो कोई और थी। मेरा विश्वास करें, मैं तो यहाँ आप सबकी मदद के लिए आई हूँ। कोई इसकी बातों में नहीं आएगा। ये मेरे बेटे बंटी को खा गई, मेरा बंटी। तभी जंगल से भागता हुआ बंटी हांफता हुआ आता है। माँ मैं जिंदा हूँ माँ। मैं रास्ता भटक गया था तो उस तक आते आते मुझे बहुत दिन लग गए। बंटी को देखकर निर्मला उससे लिपट जाती है और तब जाकर गांव वाले नीलम की बात पर थोड़ा थोड़ा एतबार करने लगते हैं। नीलम अपनी आँख से एक रोशनी निकालकर एक पर्दा बनाती है और उस पर्दे पर अब तक जो भी निराली की हरकत थी वो सब बताती है। तो देखा आपने, शुरू से लेकर आज तक आप सबके साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने नहीं, मेरी बहरूपिया बहन निराली ने किया था। उसने तो अपनी माँ को भी। नीलम इमोशनल हो रही थी कि तभी कनिष्क आकर उसे संभालता है और मेरे बाबा को भी। कनिष्क अपने आंसू पोंछकर सबको हिम्मत देता है। वो हम सबके डर का फायदा उठाएगी, लेकिन हमें उसे रोकना ही होगा, बिना डरे बिना लड़े। ये लड़ाई बेशक हमारी है, लेकिन इसमें हमारा साथ आप सबको भी देना होगा। लेकिन कैसे? हम लोग उस मायावी निराली से कैसे लड़ सकते हैं बेटा? लड़ना ही तो नहीं है, बस मैं जैसा बोलती हूँ वैसा वैसा करना। निराली की सबसे बड़ी ताकत छल करके दूसरों का रूप लेना है ना। लेकिन अगर आप सब अपने अपने घरों में अंदर रहें तो निराली के किसी भी जाल में हम नहीं फंसेंगे। लेकिन बस याद रखना कि कोई भी किसी भी शर्त पर अपने घरों से बाहर ना आए। मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि मेरी विनती है, कोई बाहर से कितना ही आपको पुकारे लेकिन सब घर के अंदर ही रहें। बाहर बस मैं और कनिष्क रहेंगे। और हस्तीपुर के लोग नीलम की बात मानकर खुद को अपने अपने घरों में बंद कर लेते हैं। अब पूरा गांव खाली हो गया था, बस वहाँ नीलम और कनिष्क ही बचे थे। आसपास घोर सन्नाटा था। तभी अचानक नीलम को एक बच्ची की आवाज आती है और नीलम उस ओर खींची चली जाती है। नीलम देखती है कि कचरे के ढेर में बैठी एक बच्ची जोर जोर से रो रही है। उसका दर्द देख नीलम की भी आंख भर आई थी। चुप हो जाओ ना, रो नहीं, मत रो, मत रो तुम माँ। और तभी पीछे से कुसुम नीलम को पुकारती है। मैं आ गई मेरी बच्ची, क्यों रो रही हो तुमको ही तो लेने आई हूँ मैं, मत रो, आजा माँ के पास आजा। और नीलम रोते हुए कुसुम के सीने से लगकर फूट फूट कर रोती है। मेरी प्यारी माँ की दुलारी माँ, तुम मुझसे खफा होकर ही चली गई ना। मुझे एक बार खुद के सीने से लगने का मौका भी नहीं दिया। क्यों माँ, क्यों? कुसुम नीलम का सिर सहलाते हुए उसके जोर से बाल खींचती है। तुझ जैसी औलाद के होने से अच्छा है मैं मर जाऊं। तो देख मैं मर गई, पर तुझे मेरे पास ही आना है ना, तो ले अब मैं तुझे भी मार डालती हूँ। माँ, सांस नहीं आ रही। और उसका गला भींचती है। नीलम दम घुटने से छटपटा रही थी और कुसुम उसे तड़पता देख हंस रही थी। तभी कनिष्क आकर कुसुम के ऊपर हमला करता है और नीलम देखती है कि वो कुसुम का छलावा निराली में बदल जाता है। नीलम बदले में निराली पर हमला करती कि उससे पहले ही वो हवा हो जाती है। नीलम तुम ठीक तो हो ना? नीलम तुमको ध्यान रखना होगा कि निराली बहरूपिया है। वो छल करके हमारे दिमाग से खेलेगी और फिर हमें कमजोर करके हम पर हमला करेगी। तुम हरदम बस मेरे ही साथ रहो। और कनिष्क नीलम का हाथ थाम लेता है। दोनों गांव में ही चलते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक कनिष्क के आसपास ढेर सारा धुआं आ जाता है और नीलम को खांसी शुरू हो जाती है। कनिष्क, इतना जहरीला धुआं कहाँ से? मेरा दम घुट रहा है। ये सब निराली की चाल है। नीलम हमें एक दूसरे के साथ ही रहना होगा। कनिष्क अपनी पूंछ से धुआं हटाने लगता है और नीलम को संभालता है। नीलम खुले में सांस लेती है। कनिष्क, ऐसे तो हम निराली तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमें निराली के पास जाना होगा। हाँ नीलम, निराली के पास जाकर ही हम उसे खत्म कर सकते हैं। नीलम अचानक इमोशनल हो जाती है। उसकी आंख से आंसू बहने लगते हैं। नीलम क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नियति की भविष्यवाणी कितने पास आ रही है कनिष्क। नियति ने मुझे तुमसे दूर करने का फैसला क्यों लिया?
नियति कौन होती है हम दोनों को जुदा करने वाली? मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा नीलम। और कनिष्क नीलम को गले लगा लेता है। नीलम ने कनिष्क को इतने कस के थामा था, वो पागलों की तरह उसका बदन सहलाने लगती है। बस ऐसे ही लगे रहना मुझसे, ऐसे ही रहना कनिष्क, कभी मुझे मत छोड़ना। नहीं ना कनिष्क, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नीलम तुम ठीक तो हो ना? ये सब। और कनिष्क नीलम का चेहरा आगे करता है तो वो निराली होती है। आखिर कनिष्क भी निराली के छलावे में फंस गया था ना। वो देखता है कि नीलम उसे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। कनिष्क निराली की गर्दन दबोच लेता है। मेरी नीलम कहाँ है निराली? तुम छल करके ही बस मेरे करीब आ सकती हो। असल में तो तेरी परछाई से भी मुझे घिन आती है। ये सुनते ही निराली की आंख भर आती है। क्यों कनिष्क, इतनी नफरत क्यों? मैंने जो भी किया सब तुम्हारे काबिल बनने के लिए किया। देखो आज मैं सबसे ताकतवर हूँ। मैं जब चाहे तुमको वो सब लाकर दे सकती हूँ जो तुम्हें चाहिए। फिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों? क्यों बचपन में तुमने नीलम की दोस्ती चुनी और मेरे साथ नहीं? मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करती आई थी ना। प्यार और जुनून में फर्क है निराली। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, बल्कि नीलम की चाहत को हासिल करके उससे जीतना चाहती हो। क्या ये प्यार की परिभाषा है? प्यार तो वो है जो हम दो लोग जन्मों जन्मों को पार करके भी एक दूसरे को खोज लेते हैं। और असल में वो प्यार केवल नीलम और कनिष्क कर सकते हैं और कोई नहीं। नीलम नीलम नीलम, जब देखो हर कोई नीलम नीलम कर रहा है। हीरोइन भी नीलम, विलेन भी नीलम। मैं भी कुछ हूँ या नहीं? तुमने अपने ही हाथों से खुद को इस कहानी की साइड एक्टर बना लिया है निराली। सोचो, तुमको नीलम से लड़ने के लिए उसी की पहचान को छल करके लेना पड़ा, तो ऐसे में निराली का खुद का क्या ही वजूद है। निराली को इस बात पर क्रोध आता है और वो जोर से अपना हाथ सामने लाती है। उसके हाथ से एक तेज रोशनी निकलती है जिसने नीलम को लपेटकर कैद कर रखा था। नीलम चाहिए तुझे तो ये ले नीलम, मगर देखना कहीं तू इसके पास भी गया ना कनिष्क, तो ये शक्ति तुझे तो जलाएगी ही, साथ में नीलम को भी भस्म कर देगी। दोनों का प्यार स्वाहा हो जाएगा, स्वाहा। नहीं 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 नीलम, नीलम नहीं, मैं तुमको बचा लूंगा नीलम। खबरदार, जो तुम मेरे पास भी आए कनिष्क तो तुम्हें मेरी कसम लगे, तुम्हें बाबा की कसम लगे, तुम मुझे नहीं खुद को बचाओगे। चले जाओ यहाँ से कनिष्क, दूर कहीं चले जाओ, गांव वालों को बचाओ। मुझे तो नियति की बलि चढ़ना ही है और मुझे मंजूर भी है, लेकिन तुमको जीना होगा, मेरे लिए जीना होगा, अपनी माँ के लिए जीना होगा। इस कहानी का ऐसा ही अंत लिखा है, बस अब मुझे विदा कर दो। नहीं नीलम, ऐसे कैसे जाने दो? अब तो या तो दोनों जिएंगे या दोनों मरेंगे। चुप चुप चुप, दोनों डायलॉग बाजी तब से। अरे कुछ एक्शन करना है तो करो, पब्लिक वेट कर रही है, नहीं तो मरो दोनों। तमाशा करने की जरूरत नहीं है। चल मेरी छोटी बहन, आज तेरा किस्सा ही खत्म करते हैं। निराली अपनी मुट्ठी जोर से भींचती है और नीलम उस शक्ति की कैद में ऐसे जकड़ती चली जाती है कि उसका शरीर पल पल छलनी होने लगता है। नहीं 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 निराली, ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। नीलम, माँ, अपना ध्यान रखना कनिष्क। और देखते ही देखते नीलम अंगारों की तरह जलकर भस्म हो जाती है। नीलम, मेरी नीलम, मुझे भी खत्म कर दो निराली। मुझे जिंदा छोड़कर सजा क्यों दे रही हो? तुमको नहीं मारूंगी कनिष्क, तुमको तो मैं अपना छलिया बनाकर खूब प्यार करूंगी भी और तुमसे कराऊंगी भी। आखिरकार मैं सर्वशक्तिशाली साबित हो ही गई। बस इस काली नागिन में इतना ही दम था। निराली जश्न मना रही थी कि तभी उसको सीटी की आवाज सुनाई देती है। ओह ड्रामा क्वीन, पीछे तो देख। निराली जैसे ही पीछे देखती है, नीलम अपने काली नागिन अवतार रूप में खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी, मगर इस बार वो और शक्तिशाली लग रही थी। उसके शरीर से निकल रही चमक कोई आम नहीं थी। मेरी नीलम, असंभव, तुम जिंदा कैसे हो? मैंने तो अभी तुम्हें, और इस शक्ति को तुमने पार कैसे किया? ये तो माँ का सिखाया सबसे शक्तिशाली पैतरा था जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो तुझे क्या लगता है, माँ ने अगर अपनी बड़ी बेटी को पैतरा सिखाया था तो क्या छोटी बेटी को इसका तोड़ नहीं सिखाया होगा? माँ हमेशा से जानती थी कि शायद कहीं न कहीं तू इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करेगी, इसलिए माँ ने मुझे भी एक छल विद्या सिखाई। वो कहते हैं ना, कपूत के पग तो पालने में भी दिख जाते हैं, और माँ तेरे काले दिल को हमेशा से पहचान गई थी। उस बुढ़िया को कभी भी 2 पैसे की अकल नहीं रही। अगर उसे तब न मारा होता तो आज उसकी इस बेवकूफी के लिए मैं तेरे सामने उसकी गर्दन चटका देती। नीलम जैसे ही अपनी माँ के खिलाफ ऐसे शब्द सुनती है, वो पूरा जोर लगाकर निराली के पास आकर उसे जमीन में पटक कर उसके ऊपर बैठ जाती है और खींच खींच कर उसके मुंह पर मुक्के मारने लगती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को लेकर ऐसा बोलने की? तूने माँ को मार डाला। मैं छोड़ूंगी नहीं निराली, आज मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बहन है। माँ को क्यों मारा? क्यों क्यों क्यों?
नीलम निराली को मुक्के ही मुक्के से कूटती है। उसके पूरे चेहरे से खून खून बहने लगा और वो अब अधमरी हालत में आ गई। नीलम अपना शक्ति से भरा एक जोर का घूसा उसके मुंह पर ऐसा मारती है कि निराली का पूरा बदन हिल जाता है, धरती फट जाती है और निराली सीधे पाताल में समा जाती है। मैं वापस आऊंगी नीलम। आखिरकार नीलम ने अपना बदला ले ही लिया। अब काली नागिन से लोग डर नहीं रहे थे, बल्कि सब जीत का जश्न मना रहे थे। उसे मसीहा कह रहे थे। कनिष्क भागकर आता है और उसको सीने से लगाता है। इडियट हो तुम, खबरदार, जो आगे कभी मेरे विनाश का खतरा मोल लिया तो मैं ही तुम्हारी जान ले लूंगा। ओह मेरा प्यारा बच्चा, अच्छा सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए तोहफा है। नीलम कनिष्क को दिखाती है तो उसके पिता धर्मा शारदा के साथ आते हैं, जिनका एक हाथ नहीं था। कनिष्क अपने पिता से गले लगता है। बाबा, ये सब कैसे? सब नीलम की वजह से बेटा। हाथ नहीं बचा सका, पर नीलम ने मुझे बचा लिया। कनिष्क, बाबा का वो कटा हुआ हाथ लाओ। कनिष्क हाथ लाकर धर्मा से लगाता है और नीलम अपनी खास शक्तियों से धर्मा का वो हाथ वापस उसके शरीर से जोड़ देती है। शारदा ये देख धर्मा से गले लगती है। कनिष्क अपने बाबा से मिलकर खुशियाँ मना ही रहा था कि तभी नीलम को वहाँ खड़ी कुसुम की आत्मा नजर आती है, जो नीलम को देखकर खुश हो रही थी। माँ, मैंने वो निराली के साथ, मुझे माफ कर देना माँ। नहीं मेरी बच्ची, जो जिस राह पर चला उसे वही अंजाम मिला। मैं तेरे लिए खुश हूँ। और कुसुम नीलम को दुआएं देकर गायब हो जाती है। नीलम रो रही थी। ये देख कनिष्क नीलम के पास आकर उसे कसकर सीने से लगाता है और सब लोग नीलम कनिष्क के मिलन को देख उन पर खूब फूलों की वर्षा करते हैं। हम आज वचन लेते हैं, हम इस पल से लेकर उस जहान तक, धरती से लेकर आसमान तक कभी जुदा नहीं होंगे नीलम। कभी जुदा नहीं होंगे कनिष्क। जुदा होने का समय आ गया है नीलम कनिष्क। और आसमान से एक रोशनी जमीन पर गिरती है, लेकिन नीलम कनिष्क एक दूसरे को कसकर थामे रहते हैं। रोशनी दोनों के शरीर को छूने लगती है। होंगे जुदा ना हम। हाँ नीलम, नीलम। कनिष्क। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आपके डिमांड पर आई थी। शर्मा राइटर को खुशी भी हुई कि आप सब नीलम कनिष्क को फिर से चाहते हैं, और दुख भी हुआ कि सबने इतना प्यार नहीं दिखाया। अब आगे का रास्ता आपके हाथ में ही है। अगली कहानी के लिए हमें सपोर्ट करना ही होगा, वरना कहानियाँ लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा शर्मा राइटर के लिए। बहुत मेहनत करते हैं गाइस, प्लीज सपोर्ट अस। Thanks and please keep watching, and please do like, share, comment, subscribe, and please support our fashion store also. Check the link below. Thanks.